गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, ये आज़ादी है जिसकी वजह से आप आज यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ। हमें आज़ादी है इस चीज़ की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देश अपना आज़ाद है और हम भी आज़ाद हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ आपने आज का दिन अच्छे से मनाया होगा, आपने महसूस करा होगा आज के दिन की इंपॉर्टेंस को। और अब आगे तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। एंड ये क्लास आपकी आखिरी क्लास है इस कोर्स की, और इसके अंदर आपका पूरा पोर्शन मैं पैक करा दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कंटेंट कितनी देर लेगा, इसलिए मैंने डाउट सेक्शन को ऑफ रखा है। तो आई थिंक पूरे 2 घंटे की क्लास होगी। बाकी देखते हैं, जब कंटेंट पूरा होगा तो क्लास एंड कर दी जाएगी। ठीक है, इस क्लास में आपके डाउट्स नहीं लिए जाएंगे। कल आपकी एक क्लास है आर्ट एंड कल्चर की, आप उसके अंदर अपने डाउट्स चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करें कहानी। एक बार कंफर्म करें वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन कंप्लीट करा दिया था। एंड वो बेस है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप उसे जो है रिवाइज करके आए होंगे। अदरवाइज आपको आज की क्लास में हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो। मेक श्योर रिवीजन आप साथ साथ करते रहिए। आई अंडरस्टैंड बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको जो है देखने होते हैं, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज आप यहाँ मुझे अपना समय देते हैं, तो बदले में आपको आउटपुट मिलना चाहिए, और उस आउटपुट के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट घर पे भी लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। आई होप आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज में क्या फर्क है, इलेक्ट्रॉन शब्द का ओरिजिन क्या है। इलेक्ट्रॉन शब्द जो है वो ग्रीक शब्द था, एम्बर उसका मतलब है। इसके अलावा काफ़ी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि किसे पॉजिटिव लिया, किसे नेगेटिव लिया। कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। जो के है उसकी यूनिट वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिश्ता हम देख चुके हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये भी हम समझ चुके हैं। क्या यहाँ तक आप सारी बात समझ पाए हैं? कोई तकलीफ आपको? ये डायपोल पूरा पोर्शन मैंने आपको समझा दिया है प्रैक्टिकली क्या होता है। और गॉसेस लॉ पे हम इस समय है, गॉस लॉ या गॉसेस लॉ जैसे भी आप इसे बोलें, इससे हम कहानी को शुरू करेंगे। ठीक है जी। जिसने कल की क्लास नहीं लगाई थी, देखिए कल की क्लास को बीते हुए करीब 22 घंटे हो चुके हैं। रात 12 बजे वो खत्म हुई थी, अब 10 बजे आप मुझसे मिले हैं। कायदे से इस 22 घंटे के बीच में 2 घंटे आपको अपने पेंडिंग काम के लिए निकालने चाहिए थे, बट आपने, जैसा आप बता रहे हैं, आपने नहीं देखी है वो क्लास, तो आप 15 मिनट ट्राई करिए, 10 से 15 मिनट। अगर आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता तो आप कल की क्लास पहले देख के फिर इस क्लास को देख सकते हैं। आप घड़ी देख के 10 मिनट दीजिए, समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो पहले पुरानी क्लास देखिए। अच्छा, जॉब करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बट आज तो छुट्टी होगी ऑफिशियल। डाउट देखिए मुस्कान, मैं डेली ले रहा हूँ। कल की क्लास में, परसों की क्लास में, सारी क्लास में मैंने आपके डाउट लिए हैं। ठीक है, और आज की क्लास में शायद मैं डाउट नहीं लूंगा, क्योंकि आज ये आखिरी क्लास है। आप मुझे कल की क्लास में अपना डाउट भेज सकते हैं। ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं डाउट ले रहा हूँ एक्सेप्ट दिस वन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी गॉसेस लॉ के बारे में। आपको अब तक ये पता है कि क्यू क्या है, चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये दोनों बातें आपको पता होंगी। सिंपल भाषा में बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये चार्ज है, तो इसके अंदर से लाइनें निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी सर। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस इलाके के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो, तो क्या आप थोड़ा कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जितनी लाइनें अंदर जाएंगी उतनी लाइनें बाहर आएंगी? या फॉर एग्जांपल आप ऐसे पकड़ लो कि मैं इस वाले पूरे हिस्से को पकड़ता हूँ, तो इसमें नेट चार्ज यही तो रहेगा जो बीच में बैठा हुआ है। तो गॉसेस लॉ के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, फ्लक्स का मतलब सिंपल भाषा में जितनी लाइनें होती हैं, हमने पढ़ी थी ना कल परसों में लाइनें। देसी भाषा में बोलूँ तो वो जो लाइनें हैं वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। मैं आज नहीं बताऊंगा एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, कल की क्लास में बता दिया है। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास चार्ज क्यू है और मुझे बताओ कि इसके अंदर टोटल फ्लक्स क्या है, तो क्या आप इस फॉर्मूले से फ्लक्स बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बट सोचो कि सेंटर में कुछ है ही नहीं, तो क्या कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस केस में जीरो हो जाएगी? क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है। बस यही है गॉसेस लॉ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 11 ट्वेल्थ में बच्चों को बहुत दुख देता है जब वो पेपर में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बट अच्छी बात यह है कि एसएससी यहाँ तक नहीं जाता, तो हम सिंपल तरीके दो बातें ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर उस सरफेस में कोई चार्ज ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। दिस लॉ implies that the total electric flux is zero if no charge is there। सिंपल बात है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला है क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए मेरे दोस्तों? आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा एक शब्द वोल्टेज। वोल्टेज को हम पढ़े लिखी वाली भाषा में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि एक पोटेंशियल ये होगा, एक पोटेंशियल ये होगा, और इन दोनों के बीच का फर्क ही वोल्टेज होगा। समझ पाए? यानी अगर मैं आपसे कहता हूं भाई हम दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो मैं क्या करूंगा, आपके पोटेंशियल में से अपना पोटेंशियल घटा दूंगा, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब अगर आप ग्रेविटी पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज यहां पड़ी है तो क्या इसका पोटेंशियल इतना है, लेकिन अगर कोई चीज यहां पड़ी है तो इसका पोटेंशियल इतना है।
अगर आप ग्रेविटेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे चलोगे तो वोल्टेज का मतलब ये निकल के आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? ऐसा होता नहीं है, लेकिन शाब्दिक अर्थ अगर हम पकड़े तो हम ऐसे समझ सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर सिर्फ इस वाले पॉइंट की बात करूं तो मैं कहूंगा इसका पोटेंशियल वो हो गया ना जो इसके अंदर की क्षमता है। पोटेंशियल शब्द का मतलब यही होता है कि जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स वाले कहते हैं कि भाई तुम में बहुत पोटेंशियल है, हिडन पोटेंशियल, दिस दैट, यही तो है। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बोलते हैं श्रेया ई को, और जीरो को नॉट बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल का मतलब ये है कि जिसके पास जितनी ज्यादा क्षमता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वोल्टेज। किसी को कोई तकलीफ है? कल की क्लास अगर रिवाइज करके नहीं आए तो तकलीफ होगी, वो पाप के प्रायश्चित करके उसे सह जाना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में समझ आने लगेगा। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। देखो सुनो मेरी बात, आपको एक बात पता है कि अगर ये प्लस का चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस का चार्ज है, तो क्या बाय डिफॉल्ट ये दूर जाने की कोशिश करेगा? फोकस आज ज्यादा चाहिए होगा, ये क्लास थोड़ी भारी क्लास है। अब सोचो अगर आप इसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से पकड़कर यहाँ पर लाओगे तो क्या आपको मेहनत लगेगी? मान लेते हैं आप इसे यहाँ पर ले आए, तो जितना आपने काम करा है इसे यहाँ लाने में, उसे मैं W से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जितना आपने वर्क करा है यूनिट चार्ज को इसके पास लाने के लिए, वो इसका पोटेंशियल हो गया। और डिटेल में चलते हैं, चिंता ना करें, आराम आराम से सुनो, सुकून से, बिना चिंता के। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। नीरज मैं अभी आपको कह रहा हूं कि अभी समझो आराम से, अभी टाइप मत करो। आप लोग जब टाइप करते हो तो आपका फोकस हटता है, जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आप बीच में अपना डाउट मत पूछिए, ठीक है? अभी तो बहुत कुछ बताना है मैंने। देखो, अगर मैं इसे उठा के यहाँ तक ले आया तो मैंने कोई काम करा? बस ये बताओ, क्या मैंने कोई काम करा? मैं इसे उठा के यहाँ तक ले आया, बिल्कुल सर आपने कोई काम करा। यानी अगर मेरे पास ये कोई प्लस चार्ज है, मैं इस बिंदी को उठाकर यहाँ पे ले आया, तो मेरा यहाँ वाले पॉइंट पे अगर काम टोटल 10 का हुआ है, तो क्या आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अगर मैं इसे और आगे तक लाऊंगा तो मेरा काम 11 का होगा? भाई ज्यादा मेहनत लगेगी ना सामान को मैं आगे लेके गया हूँ। और अगर मैं इसे थोड़ा पीछे ही रखता हूँ तो मेरा 8 का ही काम होगा। यानी क्या मैं कह सकता हूँ इस पूरे के पूरे बाउंड्री पे जो पोटेंशियल है बराबर है, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ कैसे भी लाते रहूँ। थोड़ा सा सोचो, इन्फिनिटी से मैं उसे इसके पास ला रहा हूँ, तो वो पोटेंशियल कहलाता है। आपको बस जो ध्यान रखना है पेपर के लिए वो ये लाइन है बस। वर्क डन बाय फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू अ पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप इसे देखो, क्या ये पूरा का पूरा बाउंड्री पे पोटेंशियल बराबर होगा? सोचो प्यारे से, अपने दिमाग से सोचो। ऐसे ही इस वाली बाउंड्री पे भी बराबर होगा, क्योंकि मैं इन्फिनिटी से यहां तक कुछ लाया, या इन्फिनिटी से यहां तक कुछ लाया, या इन्फिनिटी से यहां तक कुछ लाया, या इन्फिनिटी से यहां तक कुछ लाया, तो मेरी मेहनत बराबर लगी। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी मैं कहीं से भी ला रहा हूं अगर, लेकिन इस दूरी तक लाया हूं, मान लेते हैं इससे दूरी 5 सेंटीमीटर की है, तो पोटेंशियल सब जगह बराबर होगा। अब अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको समझाऊं तो फॉर्मूला है ये तो है के, उसमें था Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। याद है आपको फोर्स के फॉर्मूले था? क्योंकि यहाँ पे यूनिट चार्ज को मूव करा गया है तो उसे मैं हटा देता हूं, तो एक ही चार्ज बचा, और बस एक आर की यहाँ पे कमी होती है। उसके भी रीजन है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, उस तरफ हम नहीं जाएंगे, चीजों को सिंपल रखेंगे। यानी जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बटे आर। एक ही आर आता है इसके अंदर। क्या मैं इसका मतलब ये मान सकता हूं कि जितना छोटा आर उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना छोटा आर उतना ज्यादा पोटेंशियल? बिल्कुल देखिए लिख सकते हैं। तो क्या आप इस बात को कॉमन सेंस से सोच पा रहे हैं कि अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा? इमेजिन करो कि पॉजिटिव के बहुत पास आपको चार्ज ले जाना पड़ा, तो बहुत ज्यादा ताकत लग गई, तो उसमें उतनी पोटेंशियल स्टोर हो गया। थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो? यहाँ तक आप लेके गए हो तो यहाँ पर कम जान है, उससे बाहर वाले में और कम जान है। यानी फॉर्मूला है B इज इक्वल टू के क्यू बटे आर। मैं जानता हूँ ये मुश्किल चैप्टर है, इसीलिए इसे एंड में पढ़ा रहा हूँ, और ये प्योर साइंस वाला चैप्टर है, नॉन साइंस वालों को बड़ी दिक्कत होगी। बट एक बार सुन के चले जाइए, उम्मीद है पेपर लायक काम हो जाएगा। अपने को पूरा कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रीशियन नहीं बनना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बनना, पेपर में टिक होने लायक काम होना चाहिए। आर का मतलब डिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज तो दूर भागेगा ना, जी हाँ, लेकिन आप उसे ला रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं ना। सोचो कोई दूर भाग रहा है निर्मल्य, तो उसे लाने में मेहनत लग रही है ना, तो जितनी मेहनत आपने करी है वही उसका पोटेंशियल है।
जितना ज़्यादा पास लाओगे उतनी ज़्यादा मेहनत, उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। यस कशिश, वैसे यहाँ पे शेल वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बट आपके सवाल का आंसर यस है। इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए हैं, तो ये आर है। यस अमलेश, ये फॉर्मूला डिजाइन इसी तरीके है। नहीं नहीं, सेंटर पे नहीं, सेंटर पे तो अमलेश क्यू है, जो ला रहे हैं वो यूनिट चार्ज है। सेंटर में क्यू है, अब सोचो क्यू को मैं बड़ा कर दूं, 5Q कर दूं, तो यहां पर पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही सैंकफ्रॉइड, उसे हम निगेटिव पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक है जी, आप समझे। देखिए आपको समझना होगा, कुछ लोग पॉजिटिव निगेटिव को मिक्स कर रहे हैं। एज पर डेफिनेशन आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये डेफिनेशन है, जिस भाई ने डेफिनेशन बनाई है उसने कहा है कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, उस तरीके डिफाइंड है वो चीज। तो वहां पर डिबेट हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज द डेफिनेशन। ठीक है, पेपर के लिए बस इतना ध्यान रखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो काम लगा वो है आपका पोटेंशियल। बात खत्म। दूसरे नंबर पे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, V इज इक्वल टू के क्यू बटे आर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, V है के क्यू बटे आर, तो इसकी यूनिट में एक के की यूनिट होगी, एक क्यू की यूनिट होगी और एक आर की यूनिट। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसमें एक क्यू की यूनिट एक्स्ट्रा दे दो, तो इधर भी एक क्यू की यूनिट एक्स्ट्रा हो जाएगी। सिर्फ यूनिट पे खेल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं हाई लेवल जा रहा हूँ। और नीचे एक आर की यूनिट दे दो, और इधर भी आर की यूनिट दे दो नीचे की तरफ। तो क्या ये फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की यूनिट आ गई? सिर्फ यूनिट पे खेल रहे हैं, यानी पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो होगी फोर्स की यूनिट इंटू आर बटे सी। इस तरीके भी सोच सकते थे। दूसरा तरीका क्या था कि अगर आपको के की यूनिट याद होती, के की यूनिट भी तो चाहिए ना, आप कैसे निकालोगे? के क्यू बटे आर बताना, के की यूनिट कहां से निकालोगे? इसीलिए मैं आपको दूसरा जुगाड़ पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है ये न्यूटन हो गया, ये मीटर हो गया, पर कूलम हो गया। सी का मतलब कूलम। प्रतीश कल की क्लास रिवाइज नहीं करी शायद आपने, ठीक है? क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है दोस्तों? ये मैंने क्यों के की वैल्यू नहीं पुट कराई, बिकॉज आई अंडरस्टैंड वो थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके आप जुगाड़बाजी से यूनिट को निकाल सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, सी की जगह क्यू होगा ऊपर फॉर्मूला में, सी की जगह क्यू होगा ऊपर फॉर्मूला में। रुको रुको रुको, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा हो सकता है, आई जस्ट चेक। एफ इंटू आर बटे सी, आई थिंक सही है। जहाँ फोर्स की यूनिट लिखे हैं सही होना चाहिए। ये यूनिट पे खेल रहा हूँ और क्यू का मतलब चार्ज है, देख लेना जो भी है, अपने को बस कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भारी पोर्शन अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर सब कुछ आसान है। सी का मतलब कूलम है। नीरज, नोट्स आप साथ साथ नहीं बनाएंगे, नोट्स आपको बाद में बनाने हैं, बाकी आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। यस कशिश, अच्छा ठीक है, ऑल गुड है। चलो दोस्तों, एक आखिरी अजीब सी बात पढ़ा रहा हूँ, फिर सब आसान है। कैपेसिटर थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद करंट वाला चैप्टर बहुत आसान है, बहुत मक्खन है, चिंता मत करो। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसी चीज होती है जो स्टोर करता है चार्ज। कीवर्ड ध्यान रखना, कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज। आजकल तो जो मोबाइल के चार्जर हैं बड़े महंगे आते हैं, तो आसानी से टूटते नहीं है, बट पहले वो 20 30 40 वाले चार्जर आते थे, वो आसानी से खराब हो जाते थे। फिर उसके बाद वो कभी टूट गए तो उसमें आप देखते थे पानी की टंकी जैसा कुछ होता था, नीले रंग का, पीले रंग का, इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना? फैन वगैरह में, हर ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आपको पानी की टंकी देखने को मिलती है, यही होती है कैपेसिटर। और ये चार्ज को स्टोर करती है। ये ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। सिमरदीप, जो ट्यूबलाइट में लगा होता है वो ये नहीं है, वो इंडक्टर होता है। आजकल तो वो भी आना बंद हो गया, तो छोटा सा स्टार्टर जैसा लगा होता था, वो ये नहीं है। आप चार्जर वगैरह को कभी तोड़ के देखेंगे, मत करिएगा वैसे ऐसे, तो उसके अंदर आपको ये दिखेगा। ये कैपेसिटर क्या होता है, ये सिंपल सी बात बताता हूँ। कैपेसिटर कैसे काम करता है, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। देखो, कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। मान लेते हैं मैंने इधर मेटल लगा दिया, इधर भी मेटल लगा दिया, और बीच में लगा दिया मैंने पेपर। ये एक कैपेसिटर तैयार हो गया, ये एक कैपेसिटर तैयार हो गया। और होगा क्या ना, थोड़ा समझ के देखना, एक तरफ प्लस बनेगा तो दूसरी तरफ माइनस बन जाएगा। कल की क्लास में याद है आपको ये बात, कि अगर एक तरफ प्लस बना है तो दूसरी तरफ माइनस बन जाएगा, और इसको इसी तरीके लॉक कर दिया जाता है और कैपेसिटर बन जाता है। आई एम टेलिंग यू जस्ट 5% ऑफ द एक्चुअल थिंग। मैं यहाँ पर चीटिंग कर रहा हूँ,
साफ बोल रहा हूँ, उसमें कोई झूठ नहीं है। कैपेसिटर इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं चीटिंग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ पेपर ने यहाँ से कभी कुछ नहीं पूछा है। जितना पूछा है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, पहली बात। दूसरे नंबर पे फॉर्मूला होता है ये। सी का मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस का मतलब सिंपल है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। सी यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है क्यू बटे वी। क्या आप कह सकते हैं ये कूलम्ब और वोल्ट -1 है? फॉर्मूला मैंने कोई जादू नहीं करा यहाँ पर। C इज इक्वल टू क्यू बटे वी। एक्चुअली स्कूल में ना ये फॉर्मूला याद कराया जाता है, Q इज इक्वल टू सी वी। ये भी सही है, आप देखोगे तो Q इज इक्वल टू सी वी आएगा। बट क्योंकि हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं तो हम Q बटे वी भी पढ़ सकते हैं। और इसी को प्यार से बोला जाता है फैराड। जब मैं सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज कराता हूँ पेपर से ठीक पहले, तो उसमें बहुत बार आपको कैपेसिटेंस या ऐसे मतलब चीजें दिखती हैं और वहां पर यूनिट फैराडे लिखी होती है। और मैं हमेशा बताता हूँ ये फैराडे वैराडे कुछ नहीं है, फैराड करके होता है। आप देख भी सकते हैं कि एक फैराड जो है ये होता है 1 कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट। क्या आपको मेरी बात समझ आई? इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, याद रखेंगे। देखिए 3 चीजें होती हैं। एक रेजिस्टर होता है, ये ऐसा दिखता है। एक जो है कैपेसिटर होता है, ये ऐसा दिखता है। एक इंडक्टर होता है जो ट्यूबलाइट में सिमर ने लिखा था, ये ऐसा होता है। 3 अलग-अलग चीजें हैं। ये जो है सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। और ये क्या करता है, चीजों को होने से रोकता है। चाहे आप टीवी को बंद करें तो टीवी के रिमोट में जो लाइट होती है वो अचानक बंद नहीं होती, वो आधे 1 सेकंड के बाद बंद होती है। कभी नोटिस करना, आजकल तो वैसे फैंसी टीवी आ गए हैं। और जब आप उसे ऑन करेंगे तो भी आधा सेकंड के बाद वो ब्लिंक करती है। तो ये क्या करता है बेसिकली, नाम से ही जैसे आप देख सकते हैं इंड्यूस करता है। खैर आगे चलते हैं। क्या आपको इस पेज पे जो बात लिखी है वो समझ आ गई? पक्का? आपको अभी तक इस क्लास में जो पता होना चाहिए वो बता देता हूँ। पहली बात, आपको गॉस लॉ पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप ये बात समझ पाए हैं। अगर कोई चार्ज नहीं तो कोई फ्लक्स नहीं। पोटेंशियल का मतलब पता होना चाहिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू के क्यू बटे आर। इसकी यूनिट वगैरह हमने देख ली। कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना और उसका फॉर्मूला होता है उसे आप लिखते हैं क्यू बटे वी, दैट इज 1 फैराड। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। देखो एंड नहीं लिखा, और लिखा है, क्योंकि ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि C इज इक्वल टू क्यू बटे वी है। तो अगर एक कांस्टेंट C पे अगर मैं खेलता हूँ तो जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा। ये वैसा कुछ है। V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। भारी सवाल का कशिश थोड़ा भारी ही जवाब है, क्योंकि सवाल उस तरीके का है तो इसी तरीके में आंसर कर सकता हूँ। आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे F इज इक्वल टू एम ए होता है तो हम कह सकते हैं कि M इज इक्वल टू एफ बटे ए। तो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज टू, बिकॉज फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। उस तरीके की कुछ बात है। क्या आप सबकी तबीयत ठीक है दोस्तों? एक बार कंफर्म करें प्लीज। आज आपको लग रहा होगा कि अरे सर तो जो है काफी ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं कुछ। बिल्कुल अनु, हम ऐसा कह सकते हैं। अभी तक सब ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है कि कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? इनकी यूनिट पे थोड़ा खेल लेता हूँ। इसकी होती है ओम, इसकी होती है फैराड और इसकी होती है हेनरी। ये तीनों आपको याद करके जानी है। ओम, फैराड, हेनरी। ओम, फैराड, हेनरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इलेक्ट्रिक करंट, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें चार्ज बेचारा रुका हुआ था, बैठा हुआ था। उसके अंदर से ऐसे लाइंस जा रही थी, हम कह रहे थे भाई फ्लक्स है। चार्ज को हम इसके पास ला रहे थे, हम कह रहे थे पोटेंशियल है। फिर हम देख रहे थे चार्ज उसमें स्टोर हो गया तो कैपेसिटर है ये। बट करंट जब मूव करेगा तो क्या होगा? सॉरी, चार्ज जब मूव करेगा तो क्या होगा? करंट इज नथिंग बट फ्लोइंग चार्ज। चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे करंट आ रहा है। चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे करंट आ रहा है। दैट इज वी पे फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जो मेरा लैपटॉप इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है उसमें कंजम्पशन एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं और वो जो फ्लो पूरा क्रिएट हो रखा है दैट इज करंट। तो करंट कंज्यूम हो रहा है बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? करंट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव वी से दैट इट इज करंट। ठीक है, और फॉर्मूला होता है करंट का Q बटे T।
ये कहना चाहता है कि अगर एक पाइप से आप पाइप को ध्यान से घूरते हैं और इसके अंदर 5.5 सेकंड तक आपने ऑब्जर्व करा और इसके अंदर से 11 कूलम चार्ज निकल गया हाइपोथेटिकली, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर 2 एम्पियर का करंट है। बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात लिखी है, एक्चुअली इतना तेजी से करंट जाता नहीं है, करंट बहुत धीरे-धीरे मूव करता है, क्योंकि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम निकालते हैं, उस तरफ हम नहीं जाएँगे, वो इस कोर्स में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, रिपीट करते हैं। सीधी बात है, मेरे पास एक पाइप है, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने ये पाइप आप खोल के नहीं देख सकते। आपने इसमें क्या करा, चीटिंग करके छोटी-सी खिड़की बना दी, ठीक है? आप यहाँ पर जो है स्टॉप वॉच लेके बैठ गए। आपने स्टॉप वॉच ऑन करी और आपने देखा कि 1 सेकंड में यहाँ से 3 कूलम चार्ज चला गया। यहाँ से समझ पा रहे हैं ना, ऐसे भाग-भाग के जा रहे होंगे वो लोग। तो आपने देखा भी 1 सेकंड में टोटल चार्ज हो गया वो 3 गया। तो आपने कहा जी करंट है 3/1 यानी 3 एम्पीयर। ये कहानी। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम कह सकते हैं I जो है इसकी एक यूनिट तो एम्पियर होती है और दूसरी यूनिट हो सकती है कूलम सेकंड माइनस 1। ये मल्टीपल यूनिट्स पता होनी चाहिए। कूलम क्योंकि चार्ज की है, टाइम की सेकंड है, तो कूलम बटे सेकंड इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी। क्या बात को आप समझ पाए? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। भले ही वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं वो डायरेक्शन नॉर्थ है या साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है? नहीं बता सकते। इसी वजह से करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अगर वो कंज्यूम नहीं होते, वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यानी जहां से वो चले थे वो धीरे 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 इस तरीके मूव होते जा रहे हैं। और डिटेल में बताता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर निगेटिव टर्मिनल में समा जाते हैं। जो सेल होते हैं, जैसे कि मेरे माउस में एक सेल है, ये सिर्फ इस वजह से काम कर रहा है क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो पूरे माउस में घूमकर निगेटिव टर्मिनल में चले जाते हैं। जब पॉजिटिव का और निगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी ये बराबर पोटेंशियल पे हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये सेल खराब हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ आई? वो फ्लो ही इस वजह से कर रहा है बिकॉज प्लस वाला हाइयर लेवल पे है। कशिश, जो लैपटॉप में तार लगी होती है उसमें जाने का और आने का दोनों होता है। हर जगह पे दो, मतलब जाने आने का दोनों चलता है, सिंगल नहीं चलता। तो एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से वापस आता है। क्या बात को समझ पाए? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, बड़ी लंबी चौड़ी बात लिखी है, बड़ी लंबी चौड़ी बात। मैं आपको इसे सिंपल भाषा में समझा चुका हूँ, आप इसे आराम से रीड कर लेंगे। बिल्कुल सही लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। ये हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। ये सारी कहानी है, आराम से पढ़ लेना। अब आ जाते हैं जॉर्ज साइमन ओम की बात पे। जॉर्ज साइमन ओम करके एक पर्सनालिटी थी जिन्होंने 1828 में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाया। इन्होंने कहा भाई देखो, मेरे पास एक तार है, उसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे ना, याद रखना यहाँ पर V इज नॉट पोटेंशियल, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। इन्होंने कहा जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे ना, उतना ही करंट बढ़ेगा। क्या ये आज के ज़माने में लॉजिकल नहीं है? हम कहते हैं अरे वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो अप्लायंसेस फूक जाएंगे क्योंकि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज। अब पता है प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि हम V2 माइनस V1, यानी अगर मुझे इस और इस पॉइंट में फर्क निकालना है तो मैं कहूँगा V2 माइनस। अब बार बार दो दो चीज़ों को लिखते थे, तो इन्होंने क्या करा ना, कह दिया कि इसका मतलब ही V है। यानी अगर मैं अपने सेल को ध्यान से देखता हूँ और मैं इसे घूरता हूँ थोड़ा सा, तो इस पे जो है मुझे लिखा हुआ दिखेगा कि इसका पोटेंशियल कितना है जी, 1.5 वोल्ट है। तो वो 1.5 का मतलब है ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट का डिफरेंस। उसी को सिंपल भाषा में मैं वोल्टेज कह दूंगा। एक समय आएगा जब वो 1.4 1.3 करते करते जीरो हो जाएगा, तब मैं इस सेल को फेंक कर नया सेल डाल दूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये कहानी चलती है दोस्तों। अच्छा, मैं इस चीज़ का खास ख्याल रख रहा हूँ कि आपकी जिज्ञासा से बढ़कर आपके पेपर की एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो मैं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा चीज़ों को खींच नहीं रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ जो पेपर पूछता है, भले ही उसमें आपको थोड़ा कम समझ आए, मुझे चलेगा। डिफरेंस का मतलब फर्क है ना, डिस्टेंस से नहीं है यहाँ पे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये है दोस्त कि पॉजिटिव टर्मिनल पे 1.5 वोल्ट होगा, निगेटिव टर्मिनल पे 0 वोल्ट होगा और इसका डिफरेंस आपको 1.5 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो जिंदगी में कहीं पर V लिखा आपको दिखेगा तो उसका मतलब आप वोल्टेज मान सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं कहेगा। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सब एक ही बात है, ठीक है जी। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट पोटेंशियल वाली ही होगी। फिर 5 किलो में से 2 किलो घटाओगे तो 3 किलो ही आएगा ना, तो यूनिट पे भी कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल प्रद्युमन, जहां पर भी जिंदगी में आपने वोल्टेज वर्ड सुना है, वहां पर एक्चुअली वो दो चीजों का डिफरेंस ही पड़ा है जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, ठीक है जी।
अब इन्होंने हमें बताया, ओम भाई ने, कि देखो बात कुछ ऐसी है कि जितना v बढ़ाओगे उतना i बढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कह रहे और सुनो। इन्होंने कहा v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। ये r है रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का मतलब होता है v बटे आई। अब मैंने इनसे एक और बात पूछने के लिए इन्हें फोन करा। मैंने इनसे कहा भाई v इज प्रोपोर्शनल टू i है, तो क्या i इज प्रोपोर्शनल टू v है? क्या देखा, क्यों नहीं है? अरे नो क्यों? अनु सोचो। तो फिर i इज इक्वल टू वी आर क्यों नहीं है? अब ये बात पूछने में मैं लेट हो गया, मर गया। 1828 में इन्होंने बात करी थी, मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं अनु, एक बार मेरे कहने से आप सोचो। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब सिंपली ये है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो एक ही बात है। आप बताइए व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, व्हाई दिस इज इनकरेक्ट, और यू वांट टू स्किप। आ जाओ भाई, साइंस वालों, इंजीनियरों, कहाँ गए इंजीनियर्स? व्हाई दिस इज इनकरेक्ट? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, नो हमारी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इन, स्टिल हियर आल्सो इट इज इंडिपेंडेंट। हाँ, अलग कांस्टेंट लेना पड़ेगा। विनीता ने एक आंसर दिया है जो बिल्कुल सही मैं कहूंगा, और भी लोगों ने ट्राई करा है, बट विनीता का आंसर मुझे काफी सही लगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। V इज इक्वल टू आई आर में R का कुछ एक मतलब है। जब मैं R की किताब पढ़ता हूँ तो वहां मुझे पता लगेगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए करके फॉर्मूला होता है, वो है, ठीक है। हाइपोथेटिकली मैं कह देता I इज इक्वल टू वी आर, तो यहाँ पर R का मतलब रेजिस्टेंस ना होता, R का मतलब कुछ और होता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे P बना देता हूँ, P। तो इस P की डेफिनेशन जो होती ना, वो होती A बटे रो एल। आप समझ पाए मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ? ये आर पी तो बस कांस्टेंट है। जब इनकी वैल्यू को उन्होंने डिराइव करा होगा, तब उन्होंने देखा होगा कि अच्छा इसका ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। तो ये इट इज जस्ट बाय कन्वेंशन कि उन्होंने यहाँ पर आर को लगा दिया और उसके बाद आर का फॉर्मूला इन्होंने डिराइव कर दिया। अगर वो यहाँ पर लगा देते तो आर का फॉर्मूला एकदम उल्टा निकल के आता। क्या आपको थोड़ा सा समझ आया? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फोर्स इज इक्वल टू एम ए है, मैं जबरदस्ती इस एम को यहाँ लगाना चाहूंगा तो एक्चुअली इस एम का मतलब 1/m ही हो सकता है। समझ पाए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सब सिंबल्स हैं बस, जो कुछ डिनोट कर रहे हैं। चलो दोस्तों, अब सिंबल इसका है ऐसा कुछ हेडफोन जैसा, यूनिट है इसकी ओम, और इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहा जाता है, ध्यान रखना, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी मैं कह सकता हूँ ओम को मैं दूसरे रूप में लिखूंगा वोल्ट एम्पियर माइनस वन। ये बड़ा मुश्किल सवाल बनेगा अगर पेपर में आ गया। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज क्या? वोल्ट एम्पियर माइनस वन। सोच के देखो जरा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो। आगे भागते हैं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेट मी एक्सप्लेन दिस अ बिट। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसका ओरिजिन क्या है? इन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस को समझना अगर आपने है तो थोड़ा शाब्दिक अर्थ पे जाओ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, प्रतिरोध, जैसा भी आप इसे कहना चाहें। यानी जैसे हमारी जिंदगी में हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी जिंदगी में रेजिस्टेंस के नाम पे आता है मोबाइल फोन, स्ट्रेस, और मल्टीपल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ें, दिस दैट, ये सब आता है। ऐसे ही जब करंट फ्लो करता है तो क्यों रेजिस्टेंस होता है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर ये तार है तो आप सबको पता होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ मेटेलिक बॉन्ड में, कि प्लस चार्ज बीच में बैठे होते हैं। एक्चुअली सिंगल सिंगल तो नहीं होते, बट स्टिल हम इजी करने के लिए ऐसा बना सकते हैं। और माइनस चार्ज जो है इधर उधर धक्के खा रहे होते हैं। ऐसे ही पढ़ा होगा आपने बुक से, या किसी से भी पढ़ा है, या किसी किताब से पढ़ा है। अगर कोई भी उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लग रहा तो ऐसे घूमेंगे। अब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस लग गया, इधर प्लस आ गया और इधर माइनस आ गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भागेंगे? तो हम कहेंगे कि जो कन्वेंशनल करंट है वो इधर भाग रहा है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन से उल्टी होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक भाग रहे हैं। कन्वेंशनल का मतलब इससे उल्टा होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट का उल्टा। क्या यहाँ तक आप समझ पाए? क्योंकि मूव इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं? अब सोचो, जब वो भागेंगे क्या उन्हें रास्ते में बार बार टक्कर खानी पड़ेगी पॉजिटिव से? ये कुछ वैसा है कि आप सड़क पे जा रहे हैं और रास्ते में जो है बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अब आपको काफी तकलीफ होगी जाने में, क्योंकि आपको बार बार इधर 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 इस तरीके निकल के जाना होगा।
करता नहीं है मूव निधि, हम बस ऐसा मानते हैं कि जो नॉर्मल करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के उल्टी डायरेक्शन है, सिर्फ कन्वेंशन है, इसलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा रास्ते में रुकावट है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये जो मैंने रुकावट आपके लिए क्रिएट करी है, दो सड़कें मैं आपके सामने बना रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बैरिकेड है और ये सड़क ही छोटी है, तो आपके हिसाब से क्या यहाँ पर मोर नहीं होगी रेजिस्टेंस? क्योंकि आपको बहुत सारे बैरिकेड से ऐसे जाना पड़ा, यहाँ पर तो सड़क ही छोटी थी। दूसरे नंबर पे दोस्तों, अगर इस सड़क को मैं थोड़ा पतला कर दूं, जैसे ये बैरिकेड ऐसे थे और ये बैरिकेड ऐसे, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे मोर रेजिस्टेंस होगी? मैं बड़े बेसिक भाषा में समझा रहा हूँ चीजों को। यानी मैं दो बातें समझा कि अगर एक मेरे पास वायर है, एक दूसरी वायर है, अगर इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है, तो मुझे पता है R2 ग्रेटर देन R1 है बिकॉज ऑफ लेंथ। कॉमन सेंस से मैं कह सकता हूँ, बिकॉज से बहुत देर लग रही है आगे तक जाने में। इसी तरीके दोस्तों मेरे पास एक और वायर का सेट है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या A1 है, और ये दूसरी वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है A2 है। तो मैं कह सकता हूँ R1 इज मोर देन R2। कृपया दिमाग लगाइए, सोचिए। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यानी मैं ये समझ गया कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। तो वही सेम कहानी हो गई कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे कांस्टेंट लगाना होगा, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। ये है रेजिस्टेंस, दोनों में फर्क है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल पर और इनडायरेक्टली टेम्परेचर पर। पेपर यहाँ से भर भर के सवाल पूछता है, ध्यान रखेंगे। रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास एक आयरन की वायर है, लाल रंग की, ठीक है। इसकी लेंथ यहाँ पर है L, इसका एरिया है यहाँ पर A। एक मेरे पास दूसरी तार है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, ये भी आयरन की है। और एक तीसरी तार है जो मेरे पास कॉपर की है, इसका भी लेंथ A, इसका भी एरिया है। तो इन्होंने पाया इन दोनों की सारी कहानी सेम है, यानी R1 R2 आपस में बराबर। R1 इज इक्वल टू R2 बट इज नॉट इक्वल टू R3। वाई? बिकॉज इसका मटेरियल अलग है ना। सोच के देखो, वो सड़क ही अलग मटेरियल से बनी है। कोई मिट्टी की सड़क है और कोई मान लेते हैं बहुत फैंसी सड़क है। यानी जो ये मटेरियल की वजह से चेंज आया है, ये आया है रो की वजह से। यानी रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। उस सिंबल जो ऐसा मैं चिमटे जैसा सिंबल बना रहा हूँ, इसे रो बोलते हैं क्योंकि बच्चा रो देता है इसे पढ़ते पढ़ते। ये है रेजिस्टिविटी। ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे पता है क्यों करती है? क्योंकि अगर वायर हीट हो गई तो सोचो कि मॉलिक्यूल जो प्लस वाले हैं वो जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे, ये वाले। अब सोचो रास्ते में पुलिस वाले भैया ने बैरिकेड लगा रखे हैं, वो इसे जोर जोर से मूव भी कर रहे हैं, क्या और ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा निकलना? यानी मटेरियल इनडायरेक्टली, क्योंकि मटेरियल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। क्या आप मेरी बात समझ पाए दोस्तों, मेरे मित्रों? पक्की बात? क्या आपको ये फॉर्मूला पूरे तरीके से समझ आ गया? ये फॉर्मूला जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आज तक इसे याद नहीं कर रखा। मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर, और मुझे R का मतलब पता है, तो जब जरूरत होगी मैं पेपर में लिख दूंगा। इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट दिव्यांश, देन आंसर इज अ यस। क्या समझ पाए? मटेरियल पे डिपेंड करता है। यस आराधना। बट आराधना ऐसा सच में हमेशा नहीं होता, सेमीकंडक्टर्स में उल्टा भी हो जाता है। बट हाँ, जहां तक एसएससी पूछता है वहां तक आप ऐसा कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कुछ केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम भी हो जाती है, बट हम वो सब नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। खैर, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये मटेरियल 1 है और ये मटेरियल 2 है, अगर इसकी लेंथ है 5 मीटर, इसका एरिया, अच्छा मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। क्या आप इस बात को समझ पाएंगे? अगर लेंथ 12 हो जाएगी तो आर भी 2R हो जाएगा। पेपर ये सब पूछता है आपसे। अगर एरिया 2A हो जाएगा तो आर आपका R/2 हो जाएगा। अगर रेडियस 2R हो जाएगा तो आर R/4 हो जाएगा। सोच के देखो, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है एरिया, तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। और अगर लेंथ कॉमा एरिया दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे,
2 है तो r will remain r, बट इफ लेंथ एंड रेडियस ये 12 और 2r में कन्वर्ट हो जाएंगे तो r आपका r/2 हो जाएगा। ये केस नंबर 1 2 3 4 5। कोई किसी केस में दिक्कत है तो नंबर लिख के पूछ सकते हो, बट पहले खुद का दिमाग लगाना, एवं ही मत लिख देना, पहले सोचना कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने। 4 और 5। देखो लेंथ और एरिया अगर दोनों डबल हो जाएंगे तो आर के फॉर्मूले में होता है रो एल अपॉन ए। अब सोच के देखो कि अगर लेंथ और एरिया दोनों से ही दोनों डबल हो गए तो कट गए, तो आंसर तो पहले वाला ही आया। सिमिलरली श्रेया, अगर लेंथ और रेडियस दोनों डबल हो गए तो रो एल अपॉन ए था, लेंथ डबल हुई है लेकिन एरिया 4 गुना हो जाएगा क्योंकि आर 2r बना है तो एरिया 4a बनेगा, जिस चक्कर में नीचे 2 बच जाएगा। यहाँ से पेपर भर भर के सवाल पूछता है, पढ़ के जाइएगा। कैपेसिटर वगैरह 10 में से कभी एक बार पूछता है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है किसी बार जरूर पूछेगा तो मैंने ऐड कर दिया है। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया, बस इतना ध्यान रखना है। करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। पेपर में वो क्या करेगा, एम्पियर पर मीटर क्यूब भी देगा। अब आप सोचोगे डेंसिटी है, वॉल्यूम वाइज तो नहीं होगी कहीं, तो आप इसमें फंस सकते हो। याद रखना, करंट पर यूनिट एरिया, आपको क्रॉस सेक्शन में देखना कितना करंट बह रहा है, तो आप कहेंगे जी करंट डिवाइड बाय एरिया। आज की क्लास दोबारा लगा लेना, सजेशन है, क्योंकि आज की क्लास का कंटेंट भारी है और इम्पोर्टेंट भी। ठीक है जी, ये फॉर्मूले बाजी चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको इसे सिंपल तरीके से समझाता हूँ। क्या मेरे दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ आई कि आर में और ये रो में क्या रिश्ता है? क्या आपको रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी समझ आ गया? क्या आप इस बात को मानेंगे कि रेजिस्टेंस करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ? नो, हमारी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस होगा। सिर्फ कॉमन सेंस से फिजिक्स को गोली मारो, कॉमन सेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस उल्टा उल्टा लग रहा है। इसी तरीके क्या आप इस बात को भी मानोगे कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी होगा? बस हो गया ना खेला, इतना ही तो है। अगर आपसे मैं कंडक्टेंस की यूनिट पूछूंगा तो आप कह देंगे ओम इनवर्स। डाउट बेटा इस क्लास में नहीं लूंगा शिवम। अब ओम इनवर्स को उल्टे तरीके लिख सकते हो, एम एच ओ के तरीके भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। ओ एच एम का उल्टा पता नहीं क्यों किसने एक खुराफात करी होगी, बट क्या कर सकते हैं। इसी तरीके अगर आपसे मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट निकलवाऊं दोस्तों, तो क्या आप मुझे ये यूनिट बता पाएंगे निकाल के? क्या आपकी शक्तियां हैं आपके पास इतनी कि आप मुझे बता पाए कि इसकी यूनिट ये है? नहीं नहीं निधि, ओम इनवर्स को ही हमने मोह लिख दिया बस। सोचो 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 प्यारे दोस्तों। इसी तरीके कंडक्टिविटी की यूनिट अगर मैं लिखूंगा तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन ओम मीटर है? क्या मैं 1 अपॉन ओम को मोह लिख सकता हूँ? इसी को थोड़ा सा आगे चल के आपको समझाता हूँ, यहाँ से आप समझोगे। ये पहले आप ये बताओ, ये समझ पाए? ये जो न जैसा बना है आधा न, इसका मतलब 1 अपॉन पी है, 1 अपॉन रो है। मैं आपको सिंपल तरीके पढ़ा चुका हूँ, धक्का दो इस पूरी इक्वेशन को। अपने को इससे कोई खास मतलब नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, ऐसा कोई दिल पे नहीं लगाना मेरी बात को। बट अपने को इतनी मेहनत की नीड नहीं है, अपने को डायरेक्टली पता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और चटपटी बात सीखते हैं। क्या आपने कभी यूनिट सुनी है सीमेंस नाम की? कंपनी भी है वैसे तो। ये किस चीज की यूनिट है? दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर, कंडक्टेंस की यूनिट है 1 अपॉन ओम, यानी ओम इनवर्स, यानी मोह, यानी सीमेंस। कंडक्टिविटी की यूनिट है 1 अपॉन ओम मीटर, यानी सीमेंस पर मीटर, यानी एस एम माइनस वन, यानी ओम इनवर्स मीटर, यानी मोहो मीटर, सब एक ही बात है। क्या किसी को कोई गलती लग रही है इस पेज पे? मोहब्बत, हाँ हाँ यहाँ पर ये माइनस वन है, अब ठीक है, हाँ सही है, मैंने करेक्ट कर दिया।
बढ़िया है ना ये पेज? मुश्किल है ये वाला पोर्शन बड़ा? ये तो सच में क्लासिक है, एकदम क्लासिक। इसलिए मैंने एक प्रॉपर टेबल जो है इसकी बनवा दी है आपको। आगे चलते हैं, खैर रुकेंगे नहीं यहाँ पर। अब आपसे वो बार-बार खेल कराएगा कि बता दो कंडक्टेंस किस-किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो क्या कंडक्टेंस हर उस चीज़ पे डिपेंड करेगी जिस पे रेजिस्टेंस करती है? यानी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी तो एक दूसरे के उल्टे हैं ना, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यानी कोई चीज़ अगर रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंट है तो कंडक्टिविटी पे भी डिपेंडेंट है। तो हम कह सकते हैं कंडक्टेंस लेंथ पर भी, एरिया पर भी और रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करती है, बट कंडक्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड कर रही थी। प्यारे से दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, ऑल गुड है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। टेम्परेचर वाला केस एसएससी ने आज तक नहीं पूछा, बिकॉज उसके लिए उन्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में देनी पड़ेगी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। और तो वो टेम्परेचर वाला केस कहीं दिख जाए तो सोच लेना, अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, बिकॉज आप नोटिस करोगे एनसीईआरटी ने भी सिर्फ मटेरियल का ही जिक्र करा है, मैंने अंडरलाइन करा हुआ है उस पर। तो जनरली मटेरियल इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, तो इससे काम बन जाता है। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर मजदूरी वाला काम चालू होता है। वैसे एसएससी नहीं पूछता, मैंने यहाँ से सवाल नहीं देखे, स्टिल थोड़ा सा आइडिया लेना चाहो तो ले सकते हो इसका, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो है वो काफी कम है, शायद आप देख पा रहे होंगे, इसलिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। कॉपर की उसके आसपास ही है, बट एल्यूमिनियम से काफी कम है। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा जो महंगी मोटर्स होती हैं वो कॉपर की वाइंडिंग में बनी होती है। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इस बारे में। कॉपर एक तो महंगा है और सेकेंडली कॉपर की वाइंडिंग बहुत लंबे समय तक टिकती है। एल्यूमिनियम जो है वो थोड़ा सस्ता रहता है, ऑलमोस्ट आधा पौना रेट पड़ता है, लेकिन ये थोड़ी जल्दी खराब हो जाती है मोटर। तो बिजली की तारों में हम सिल्वर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, कई बार बच्चे पूछते हैं, जैसे कि सैंकफ्रेड ने कहा, बट एक छोटी सी दिक्कत है, बजट और चोरी। क्योंकि अगर सिल्वर की हम तारे बना देंगे तो पहली बात तो इतना सिल्वर नहीं है हमारे पास, दूसरे नंबर पे क्या होगा, तारे ही गायब हो जाएंगे। मतलब लाइट जाएगी ना जब, तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि तार जा चुकी होगी, तारे जमीन पर आ जाएंगी सारी, जो हम नहीं चाहते। ठीक है, आप यहाँ तक आई होप बात समझ पाए हैं। और ये भी आप देख पाएंगे कि सेमीकंडक्टर्स जो है उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, मतलब ज्यादा होती है इनफैक्ट, इंसुलेटर्स की तो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ तक ऑल गुड है? बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, बहुत ज्यादा सिंपल बात, कुछ भी नहीं है। पावर है, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू वी आई। और हमने पढ़ा है पावर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला निकालूंगा तो मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं वी आई टी बन गया। अब थोड़ा सा खुराफात करते हैं। क्या मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर है? तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मुझे पता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर है? तो मैं इसको यहाँ पर रख के मैं कह सकता हूँ P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसी तरीके मुझे पता है कि E इज इक्वल टू पी टी है, तो मैं एनर्जी के फॉर्मूले में लिख सकता हूँ वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी। ये सब एनर्जी के फॉर्मूले बन जाएंगे। मैंने पर्सनली जो याद रखा हुआ है वो एक तो ये वाली बात को है, मुझे पर्सनली एक ये वाली बात याद है, एक ये वाली बात याद है, और एक ये वाली बात मुझे याद हो गई है क्योंकि इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा होता है। अदरवाइज मैंने ये कुछ भी याद नहीं कर रखा क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है। जब पेपर पूछेगा मैं बना के सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप यहाँ तक मेरी बात समझ पाए दोस्तों? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ये पेज आपको समझ में आया तो आप इस यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ बढ़िया बात आपके साथ कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज जो है आपको मैं समझा देता हूँ। रेजिस्टेंसेस जो हैं ऐसे करके हम बनाते हैं, मैं बता चुका हूँ। इन्हें हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। जब हम इसके एक पॉइंट को किसी दूसरे तार के दूसरे पॉइंट से जोड़ेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट आ गया ना कनेक्शन, यानी एक ही हाथ पकड़कर जब हम चलते हैं तो वो कनेक्शन सीरीज का कनेक्शन कहलाता है। लेकिन जब दोनों हाथ पकड़ के हम चलते हैं तो वो पैरेलल का कनेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है। इन सब ने जो है दोनों हाथ मिला रखे हैं, बट
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, इन्होंने एक-एक हाथ मिलाया हुआ है। तो ऊपर वाला सीरीज़, नीचे वाला पैरेलल है। मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी स्कूल में इसे समझने में, क्योंकि किसी ने इस तरीके बताया ही नहीं था। मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता था कि ये पैरेलल क्यों है। मुझे लगता था ये और ये पैरेलल कैसे हो सकते हैं। स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय देखिए पता ही नहीं होता कि कौन-सी दुनिया है। तो ये कायदे से मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली स्कूल लेवल पे जो है कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें बतानी चाहिए जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये है सीरीज़, जैसा आप देख सकते हैं, और ये है पैरेलल। ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे, सीरीज़ में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज। इसके सबके प्रूफ भी होते हैं, बट वहां हम नहीं जाएंगे। आपको इसे लर्न करना है, याद रखना है। सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। यानी सीरीज में अगर करंट सेम है तो वोल्टेज चेंज होगी। मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं एक ऐसी तार मेरे पास यहाँ पर ऐसा कुछ लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है मैंने, और बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट पे है और ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट पे है? एक्चुअली ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा वहां पर 0 वोल्ट से ज्यादा ही होता है, बट ऐसा मान सकते हैं। तो जो पॉइंट है समझाने का वो ये है कि अगर यहाँ पर करंट ऐसे बह रहा है, ठीक है, तो ये 10 वोल्ट का कंजम्पशन ये R1 में, R2 में और R3 में मिलाकर हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, सीरीज में जब आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कुछ, यानी मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। सीरीज के अंदर जो फॉर्मूला है उनमें आप सिंपली सबको ऐड कर देते हो। सीरीज में जो फॉर्मूला है वो सिंपल एडिशन है, और जो पैरेलल का फॉर्मूला है वो आपका 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 1/r। ये है आपके कुछ कुछ हार्मोनिक मीन के जैसा। वो आप पढ़ते हैं ना, ज्योमेट्रिक मीन तो मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, अपॉन में आप रख देंगे उसे। अरिथमेटिक मीन में सबको जोड़ के आप भाग करते हैं नंबर ऑफ चीजों से। हार्मोनिक मीन जो हम पढ़ते ही नहीं कभी, हमें बस हल्का सा बता दिया जाता है आखिरी के 5 मिनट, वो कुछ 1/r में चलता है, यानी 1/x में चलता है। क्या आपको ये बात समझ है? इनके भी प्रूफ हैं प्रॉपर, वो बड़े सिंपल प्रूफ हैं, बट वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्या यहाँ तक कि आप मेरी बात समझ पाए दोस्तों, मेरे मित्रों? तो ये जो 10 वोल्ट का कंजम्पशन है ना, ये इन पॉइंट्स पे हो जाता है। मान लेते हैं ये 5 ओम है, मान लेते हैं ये आपका 5 ओम है, और मान लेते हैं 10 ओम है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का नेट बता दो, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि ये सीरीज में कहोगे 5 प्लस 5 प्लस 10। तो हमारा जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, उसके अंदर मैं इसकी जगह 20 रख दूंगा, इसकी जगह 10, इसकी जगह I। तो I क्या मेरा 0.5 एम्पियर आ गया। तो मैं कहूंगा इसके अंदर जो है 0.5 एम्पियर भाग रहा है। अब आप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके दिखाओ इन पॉइंट्स के बीच में। अगर मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या मैं यहाँ के करंट को यहाँ के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस वाली बिंदी पे 10 था और इस वाली बिंदी पे 7.5 रह गया, बाकी 2.5 कहाँ गया? इसने खा लिया, इसे भूख लगी थी, इसने खा लिया। इसी तरीके अगर आप आगे वाली कहानी पे चलेंगे तो यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे कि V जो है वो करंट सेम रहेगा पूरे में, जैसा मैंने बताया, इनटू R। तो क्या यहाँ पर भी 2.5 वोल्ट खा गया ये? और आखिरी में आप देखेंगे V इज इक्वल टू I इंटू R, यानी ये 5 वोल्ट खा जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 7.5 पे है, ये 5 पे है और ये 0 पे है। और क्योंकि इस तार में कुछ जान नहीं है तो ये पूरा 0 है। टेक्निकली पूरा पोटेंशियल कंज्यूम होगा ही होगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? मैं मना नहीं कर रहा, मैं जानता हूं कि मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। कायदे से मुझे इसके 8-10 सवाल कराने चाहिए। पहली बात, रेलवे का कोर्स नहीं है। दूसरी बात, न्यूमेरिकल पूछता नहीं है। तीसरी बात, जो पेपर सटीक इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो ऑलरेडी पढ़ा दी गई है कि सीरीज में क्या, पैरेलल में क्या। तो बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्या आपको ये किस्सा समझ में आया? अब दोस्तों अगर एक पैरेलल का एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लूं, ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल का जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर कैसे भी देख लो। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि यहाँ पर अलग अलग वैल्यू क्यों थी, क्योंकि इन्होंने एक हाथ पकड़ा हुआ था। यानी पोटेंशियल तीनों में सेम होगा। इसके अंदर पोटेंशियल, इसके अंदर पोटेंशियल और इसके अंदर पोटेंशियल सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट आर निकालेंगे। 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी 3/3, यानी 1। तो r आ गया 1। तो मैं हाइपोथेटिकली मान सकता हूं कि इसी सर्किट के अंदर ना
ये 3 नहीं लगे हुए, एक ही लगा हुआ कोई 1 ओम का। क्या इस बात को आप समझ पाए? क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये नेट है, तो इस पॉइंट पे मैं एक सिंगल लगा सकता हूँ। अगर ये 10 वोल्ट है, तो क्या यहाँ पे जो करंट है वो 10 एम्पियर आ गया? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, V इज इक्वल टू आई आर करके। तो क्या यहाँ तक आप मेरी बात से वाकिफ हैं दोस्तों कि इसके अंदर 10 एम्पियर करंट गया है और यहाँ से 10 एम्पियर करंट वापस आया है? बताइए। अलग V पॉसिबल ही नहीं है, ये 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों केस में बराबर होगा। दोस्तों जैसे सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हुआ था, याद है ना आपको? सीरीज में करंट सेम, V डिवाइड हुआ था। इसी तरीके पैरेलल में V सेम है, करंट डिवाइड होगा। यानी ये करंट टूट जाएगा 3 हिस्सों में। ये करंट 3 हिस्सों में टूट जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होंगे उसके उल्टे रेशियो में टूटता है ये। प्रूफ भी देता हूं कि अगर ये केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो मुझे पता है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। दिस इज पैरेलल, यस हमारी। तो क्या I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3? तो आप नोटिस करेंगे कि जितना ज्यादा R उतना कम I, जितना ज्यादा R उतना कम I, जितना ज्यादा R उतना कम I। तो जिस रेशियो में यहाँ पर R है उससे उल्टे रेशियो में करंट टूटता है, और टोटल करंट यहाँ पर 10 है। क्योंकि ये तीनों बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूँ तीनों जगह 10/3 10/3 10/3 जाएगा। बस इतनी सी ही कहानी है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट का ही कंजम्पशन दिखेगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट का, और यहाँ पर भी 10 वोल्ट का कंजम्पशन आपको दिखेगा। क्या मेरी बातों से आप वाकिफ हैं? अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे कि करंट अगर एक जगह से आ रहा है और 4 जगह पे जा रहा है, तो अगर आया 10 है तो जाएगा भी 10 इस पॉइंट से। पैरेलल में करंट डिवाइड होगा हमारी, यस। तीनों जगह 10 वोल्ट का कंजम्पशन एक साथ, जी हाँ। दिव्यांश कंजम्पशन नहीं होता वोल्टेज का, वोल्टेज होती है बस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। नथिंग इज कंज्यूम्ड एज सच। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर 10 एम्पियर यहाँ से अंदर है और यहाँ पर 2 एम्पियर गया, यहाँ पर 3 एम्पियर गया, यहाँ पे 4 एम्पियर गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 1 एम्पियर। सोचो, सेम जैसे पानी के पाइप कनेक्टेड होते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो पॉइंट है ना, जितना इसमें आएगा उतना इससे जाएगा। इसी तरीके अगर मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ से 15 एम्पियर आया, यहाँ से 8 एम्पियर गया, यहाँ से 6 एम्पियर गया, यहाँ से 2 एम्पियर गया, तो यहाँ से कितना गया? आप कहेंगे कुछ नहीं गया, यहाँ पे आया 1 एम्पियर। सोचो, बहुत खतरनाक इंसान हूं मैं, हाथों हाथ बना रहा हूँ सारे एग्जाम्पल। क्या आप इस बात को समझ पाए? दूसरी बात समझ पाए कि अगर मेरे पास एक सर्किट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर था वो पूरा टूट के इन सब में कंज्यूम हो जाएगा। कोई तकलीफ आपको? even if this is not a simple series thing, even if this is like this, मैं आपको समझाता हूँ इसमें भी ये कैसे काम करेगा। मान लेते हैं ऐसा है। पहली बात तो ये कि ये जबरदस्ती मैंने ऊपर बनाया, मैं इसे सीधा नीचे बना सकता हूँ, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया है। दूसरी बात ये कि मैं इसकी जगह पे एक नेट बना सकता हूँ ना, सिंगल फॉर्मूले से। इसकी जगह पे भी एक नेट, इसकी जगह पे भी नेट। तो जैसे ही मैंने नेट बना दिए, मैं समझ गया कि बस जो यहाँ पर थमा लेते 15 वोल्ट था, तो ये इसमें प्लस इसमें 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 और इसमें सब में मिला के 15 कंज्यूम हो जाएगा। क्या ये दो बातें आप समझ पा? ठीक है, बस इतना ही तो है। किरचॉफ्स लॉ क्या है? इन्होंने ये जो लॉ बनाया है बड़ा सिंपल है। ये कहना चाह रहे हैं आउटगोइंग करंट्स एड अप एंड आर इक्वल टू इनकमिंग करंट्स। ये भी कोई बात हुई? तार मोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है इनका जंक्शन रूल, यानी जो जंक्शन पे आ रहा है वो जंक्शन से जा रहा है। लॉजिकल है, बड़ा सिंपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है कि भाई चार्ज कहीं खत्म नहीं हो सकता, जितना आया है उसे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जंक्शन रूल आप समझ पाए। ये डायग्राम थोड़ा फैंसी है, एनसीईआरटी का है, मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। यू कैन सिंपली इग्नोर दिस थिंग। इफ यू वांट यू कैन रीड आल्सो, बट इट इज नॉट नीडेड। टोटल करंट फ्लोइंग इन मस्ट इक्वल द टोटल करंट फ्लोइंग आउट।
सम ऑफ करंट्स एंटरिंग, सम ऑफ करंट्स लीविंग। 2-3 तरीके की भाषा है, मैंने आपको सारी बता दी है, इसलिए पहले मैंने अपने एग्जांपल पढ़ाए हैं, उसके बाद ये रीड करा रहा हूं। दूसरा रूल, लूप रूल, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक सर्कल पूरा हो रहा है ऐसा, तो इसमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, यानी सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो। लॉजिकल बात है, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, हमने 10 से शुरू करा, जीरो पे आ गए। एक छोटी सी चीज है जो आपको ऑब्जर्व करने के बाद ही समझ आएगी, अभी नहीं आई होगी शायद। यहां पर दोस्तों 10 था, यहां पर जीरो, और यहां पर भी 10 था, यहां पर 6 था, यहां पर जीरो था। क्या कोई तकलीफ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जीरो कहां हुआ लूप में? ये जीरो से जो 10 बना है बैटरी के अंदर, यहां पर एक्चुअली -10 होगा तब जीरो होगा। थोड़ा सोच के देखो, यानी बैटरी होना जरूरी है तभी ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। आप इस स्टेटमेंट को रीड करो, सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। जब तक मैं -10 वाले कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाता तब तक वो मैं प्रूफ नहीं कर सकता कि वो जीरो है, बिकॉज मेरे हिसाब से तो 10 धीरे धीरे ड्रॉप होकर जीरो आया। थोड़ा सा आप समझ पा रहे हो? अगर आपको नहीं समझ आया, चिल करें, रिलैक्स करें, दो बातें ध्यान रखें, पूरे चक्कर का नेट जीरो, और जितना आया उतना गया। किरचॉफ के दो बातें बताई गई हैं हमें किताबों में, और एसएससी भी वही पूछता है। पहला, जितना आया उतना गया। दूसरा, पूरे चक्कर में घूम के जीरो। क्या समझ पाए आप बात को? आगे चलते हैं। अब कुछ डेफिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। ये अगर आप साइंस साइड से पढ़े हैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स लैब में आपने सब एक्सपेरिमेंट करे होंगे, मैंने काफ़ी करे हैं। रियोस्टेट करके एक देते थे और आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता था। बड़ी सिंपल बात बताता हूँ। क्या आपको एक बात पता है कि पी, आपको ये बात पता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए? पता है। आपको ये बात पता है वी इज इक्वल टू आई आर? पता है सर। तो क्या वी इज इक्वल टू आई इंटू रो एल अपॉन ए? पता है सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करेगा? बिकॉज करंट सर्किट में अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, तारों का एरिया भी देखो कांस्टेंट होता है, एक ही तरीके की पतली सी तार होती है, ये रो भी कांस्टेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जितनी दूर आप जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? बस यही काम करता है पोटेंशियोमीटर। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो मान लेते हैं मेरे पास एक तार है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 0। तो क्या इसी तार में सारी खपत होती जा रही है? तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। अगर तार में रेजिस्टेंस है तो बस पोटेंशियोमीटर यही बताता है। एक्चुअली आप इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह भी कैलकुलेट करते हो, बट एसएससी बस इतना ही जानना चाहता है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए दोस्तों, मेरे मित्रों? आपको याद रखना है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, बस बात खत्म। ये है ब्रह्मास्त्र, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ध्यान से देखिए, सिंबल को हटा दीजिए। अभी आप एप्सिलॉन नॉट से कंफ्यूज हो सकते हैं, सिंबल नहीं पूछता है जिससे, इसलिए मैंने हटा दिया दिव्यांश, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो है वर्क अपॉन चार्ज के बराबर, और ये वोल्टेज जैसा ही रहता है। आप नोटिस करेंगे दोनों जगह सब कुछ सेम है। इस पे थोड़ा सा इसे रिवाइज करके जाना। बाकी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड कुछ नहीं है, कोई स्पीड है तो उसे मीटर पर सेकंड में ही आप नापते हैं। ठीक है जी। टीए का मतलब यहाँ पर एक तो टाइम डिपेंडेंट है और एक करंट डिपेंडेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। एक फॉर्मूला है दिव्यांश, Q इज इक्वल टू आई टी। इसमें I से करंट बना, T से टाइम। अच्छा सवाल आपने पूछा है। आप सी कूलम भी लिख सकते थे, बट इन्होंने और फैंसी तरीके से रिप्रेजेंट करा है। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है दोस्तों? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो वो एक्चुअली ना धीरे 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 खिसकते हैं। वो जिस स्पीड से खिसकते हैं वही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। इसका फॉर्मूला भी होता है ANEVD करके, I इज इक्वल टू ANEVD करके फॉर्मूला होता है। ये सब एसएससी नहीं पूछता। करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग। चलो दोस्तों आगे चलते हैं।
और बात कर लेते हैं जी मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप मैग्नेटिज्म भी समझ जाएंगे। बट स्टिल आपका मैं अपना हूं, तो आपको 1 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ। 5 वोल्ट का लाइट से 10 वोल्ट का लाइट ज़्यादा, वोल्ट तो करंट को रोकता है। नहीं 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 अमलेश, वोल्ट करंट को रोकता है ऐसा नहीं है। थोड़ा एक बार अच्छे से सोचिए, दोबारा टाइप करिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक है दोस्तों, और उसके बाद जो है हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। चैट आपकी ऑफ करिए। एक बार कंफर्म करेंगे। आई थिंक वीडियो नहीं चल रही है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। खैर आप कैसे कंफर्म कर पाएंगे, आपकी चैट तो मैंने ऑफ रखी है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। एक बार कंफर्म करें। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे लेके चलते हैं। ये क्लास आपकी कम से कम 12 बजे तक जाएगी, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आखिरी क्लास है। तो जब तक अच्छे से आपको सब कुछ समझ नहीं आता, तब तक इसे कंक्लूड नहीं करा जाएगा। सपोजिटली आपको 10 दिन बाद कोई डाउट आता है, आपको लगता है कि अरे कोर्स खत्म हो गया, मैं क्या करूँ। आप मेरे किसी भी कोर्स में कहीं पर भी आके, बस एक कंडीशन है कि थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कभी कभार पहली क्लास में डाउट्स नहीं ले पाता सारे, क्योंकि ज़्यादा होते हैं। बाकी कभी भी किसी भी कोर्स में कुछ भी आके डिस्कस कर सकते हैं। इट शुड बी जस्ट वन थिंग, इट शुड बी अ प्लस कोर्स हैविंग सेशन ड्यूरेशन मोर देन 1 आवर। 1 घंटे वाले सेशन में डाउट्स लेना मुश्किल होता है, 1.5-2 घंटे वाले किसी क्लास में आ सकते हैं। मैग्नेटिज्म देखिए सिंपल बात है, चुंबक आपको पता ही होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी समझ गए, तो मैग्नेटिज्म आपको बड़ी जल्दी समझ आएगा, इसलिए मैं सेम फाइल में दोनों पढ़ाता हूँ हमेशा। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हमने पढ़ी थी चार्ज की वजह से होती है, और मैग्नेटिक फोर्सेस में इनडायरेक्टली चार्ज से ही एसोसिएटेड होती है। बट यहाँ पर क्या है कि फ्लो जैसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए बार मैग्नेट क्या होती है, आपने चुंबक देखी होगी बचपन में, और अभी भी हो सकता है आपने देखी हो। उसमें क्या होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल होता है। और अगर मैं इसी को कंपेयर करता हूँ प्लस माइनस वाले से, तो प्लस में तो क्या होता था कि इससे लाइनें निकल कर ऐसे जाती थी, माइनस में याद होगा आपको, ऐसी जाती थी ना। और अगर मैं चाहूँ तो प्लस को अकेला भी रख सकता हूँ, यानी प्लस अगर अकेला बैठा तो इसके अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, माइनस अगर अकेला बैठा तो इसके अंदर की तरफ बाहर से आ रही है। बट मैग्नेट्स में ऐसा नहीं होता। मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग नहीं रह सकते, यानी मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये पढ़ा चुका हूँ कल की क्लास में डिटेल में, वहां से देख लेना। याद रखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है। जैसे एसएससी का बच्चा नौकरी करने के लिए जनरली नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाता है, उसी तरीके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ है, जैसा कि आप ये तीर कमान देख भी सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी फैंसी फैंसी बातें लिखी हैं। ये सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करा जाता है। जहां जो चुंबक के पास वाला हिस्सा है, वहां पर वो ज्यादा घनी है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जितनी ज्यादा लाइंस हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल रीजन नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगी एज कम्पेयर टू रीजन नंबर 1। बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पाए। और इसके अंदर कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। दिस इज अनलाइक इलेक्ट्रिक डायपोल वेयर दीज फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर अंदर से वो साउथ नॉर्थ जा सकता है, तो क्लोज लूप है। क्या आप मेरी बात समझ पाए। वहां पर ऐसा नहीं होता था, वहां पर सब एक ही तरफ जाता था। इसलिए याद रखेंगे, मैग्नेट में क्लोज लूप बनते हैं और मोनोपोल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक मोनोपोल होते हैं, क्लोज लूप नहीं होते हैं। वो कॉन्सेप्ट सेम है कि यहाँ पर भी इंटरसेक्शन नहीं होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है राहुल, आप उसे कर सकते हैं आराम से। अब एक एक दो छोटे छोटे आपके लिए सवाल। अगर आप एक मैग्नेट को ऐसे काट देते हैं तो क्या होगा। क्या छोटे छोटे दो मैग्नेट बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ वाले। बिल्कुल सही। अगर आप इसे इस तरीके काट देंगे तो भी क्या होगा, नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट, नॉर्थ साउथ दूसरी मैग्नेट। सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। दो मैग्नेट बन जाएंगी। बट ये वीकर मैग्नेट्स होंगे। ये तो आप समझ पा रहे हैं ना, वीक क्यों होंगे, बिकॉज भाई इसमें जो मटेरियल है वो आधा है पहले से, इस वजह से वीकर मैग्नेट होगी। ठीक है, अब एक बढ़िया सवाल है जो एसएससी हो सकता है पूछ सकता है, मतलब अलग तरीके पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। दो आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स हैं आपके सामने।
वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड। हमें नहीं पता कौन सी मैग्नेटाइज्ड है। हमारे पास दो आयरन बार है, एक ये रही, दूसरी ये रही। इसका नाम है, मान लेते हैं ए, इसका नाम है बी। अब आप कैसे पता करेंगे कौन सी मैग्नेट है, दूसरी नहीं है? बताओ। जो मैंने सवाल पूछा उसका आंसर आप नहीं दे सकते। नहीं 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 नहीं, मैंने जो सवाल पूछा ना, आपको बताना है इनमें से कौन सी मैग्नेटिक है, आप नहीं बता सकते। बिकॉज अगर बी मैग्नेटिक है तो वो बी ए से दोनों तरफ चिपकेगी ही चिपकेगी। क्या इस बात को समझ पाए? सी, अब मैं आपसे कहता हूं कौन सी है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ए हुई तो भी बी से चिपक जाएगी, बी हुई तो भी ए से चिपक जाएगी। आप मेरा सवाल समझो, सवाल इससे अलग है, मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल है कि आप, अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी मैग्नेटाइज्ड है, तो आप नहीं बता सकते। क्योंकि दोस्तों मेरी बात सोच के देखो, अगर ये नॉर्थ साउथ है तो ये दोनों तरफ से चिपकेगा। अगर ये नॉर्थ साउथ है तो ऐसे आके भी चिपक सकता है, बी ऐसे आके भी चिपक सकता है। तो यू कैन नॉट डिटरमाइन। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या दोनों मैग्नेटाइज्ड है, तो आप बता सकते हो। कि मान लेते हैं दोनों नहीं है, एक ही है, तो हमें पता लगेगा कि ये बी इधर भी आके चिपक सकता है खुशी खुशी, इधर भी आके चिपक सकता है। अगर ऐसा केस बना तो ओनली वन इज मैग्नेटाइज्ड। ओनली वन का मतलब ओनली दिस मैग्नेट वाज मैग्नेटाइज्ड। बट अगर दोनों मैग्नेटाइज्ड हुई ना दोस्तों, तो ये ऐसे तो खुशी खुशी चिपक जाएंगी, बट ऐसे नहीं चिपकेंगी। तो इससे पता लगेगा बोथ आर मैग्नेटाइज्ड। यानी मैग्नेटिज्म का जो बेस्ट टेस्ट होता है वो होता है रिपल्शन। कोई चीज मैग्नेटिक है या नहीं है वो आप तब बता पाएंगे जब वो किसी को रिपेल करे, यानी धक्का दे दूर की तरफ। रिपल्शन इज द बेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। अट्रैक्शन इज नॉट, बिकॉज अट्रैक्शन तो नॉर्मल से भी हो जाएगा। रिपल्शन होगा तो पता लगेगा कि दोनों मैग्नेटिक है। ओनली वन वाला रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक चुंबक है और दूसरा चुंबक नहीं है, तो क्या ये यहां से आके चिपक जाएगा? जी हाँ। अगर मैं इसी को उठाकर इस साइड ले आऊं, मान लेते हैं ये इसकी साइड एक्स है, ये वाई है, अब मैं वाई एक्स रखूं तो भी चिपक जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। इधर रखूंगा तो भी चिपक जाएगा। तो आप बताइए, इसका मतलब ये हो गया कि एक ही चुंबक है, दूसरा तो नॉर्मल लोहा है। चुंबक से तो लोहे को कैसे भी चिपका दो, उल्टा सीधा दाएं बाएं कहीं भी चिपका दो, चिपक जाएगा। बट अगर दूसरी भी मैग्नेट है तो वो एक तरफ से जोर से चिपकेगी, दूसरी तरफ नहीं चिपकेगी। ठीक है दोस्तों, ये कहानीबाजी आपको दे रखी है, मैंने आपको समझा दिया कि क्या मुद्दे की बात है। अब दोस्तों हमें पता है कि पृथ्वी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करती है। पृथ्वी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ये इंटेंस फील्ड लाइंस किस पॉइंट पर होता है? मैग्नेट के आप जितना ज्यादा पास जाएंगे, स्पेशली नियर द पोल्स हिमांशु, वहां पर उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस इंटेंस होंगी। नॉर्थ और साउथ दोनों पोल पे वो इंटेंस होती है। क्योंकि पृथ्वी के पास भी अपनी चुंबकीय शक्ति है, तो हम उसे भी नाप सकते हैं। देखिए याद रखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आप टेस्ला में नापते हैं, सुना होगा। टेस्ला, एलॉन मस्क ने कंपनी अपनी बना रखी, टेस्ला नाम की, बड़ी फैंसी गाड़ियां हैं। अभी आ भी गई तो खरीद नहीं पाएंगे, तो ज्यादा चिंता मत करो, भारत में आई नहीं आई, क्या हुआ, प्लांट लग गया, ये वो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे पहले अपनी नौकरी लो, नौकरी लोगे तो कमाई होगी, उसके बाद सोचते रहना। इसे आप 10⁻⁻5 टेस्ला के रिस्पेक्ट में नाप सकते हैं। जैसे कि अर्थ के पास अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आप उसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में नाप सकते हैं। इसी तरीके हमारे पास भी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और उसे आप 10⁻⁻5 टेस्ला में नाप सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्या यहाँ तक की बात समझ पाए? आगे चलते हैं जी। अब एक बड़ी बढ़िया लाइन है, इसे पढ़ो। अब मुझे समझ नहीं आता कि हमें क्यों पढ़ा रहे हैं फिर। आपको क्या लगता है क्यों पढ़ा रहे हैं? मुझे एक्चुअली आता तो है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिर क्यों पढ़ा रहे हैं जब इन्हें पता ही नहीं क्या करना है। जिससे कि आप में से ही कल को कोई महान इंसान जाके इसे सॉल्व कर दे, जिससे कि एटलीस्ट आप क्यूरियस हो जाए चीज़ों को लेके। क्योंकि जब लाखों बच्चे पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई 10-5 लोग का तो अपना दिमाग लगेगा, और वही लोगों ने आगे जाके जो है साइंटिस्ट बनना है, तो हो सकता है कि वो कुछ कमाल कर देखें। आपको क्यूरियस बनाने के लिए ऐसी चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं जिस बारे में हमें अभी भी नहीं पता। खैर आगे चलते हैं दोस्तों, ये एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा बोरिंग डेटा है, मैं चाहूंगा आप इसे एक बार पढ़ लें। एसएससी यहाँ से कुछ खास सवाल नहीं बनाता है, फिर भी क्या मैं आपसे उम्मीद करूँ आप इसे पढ़ेंगे? बताइए दोस्तों, एक बार इसे पढ़ लेना। मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिक इक्वेटर अलग अलग होते हैं, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल भी अलग अलग होते हैं। ये पूरी कहानी यहाँ लिखी है, पिछले कई सालों में यहाँ से कोई सवाल नहीं बना है, इसलिए जबरदस्ती मैं उसे आपको नहीं बता रहा हूँ। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए मेरे दोस्तों? आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक,
पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सीधी बात, नो बकवास। फेरो मीन्स आयरन। आयरन मैग्नेट से चिपकता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो हुए जो चुंबक से बहुत जोर से चिपकते हैं। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो हैं जो चुंबक से बहुत स्ट्रांगली चिपकते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच गेट होना चाहिए व्हिच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सीधी बात, आयरन को इमेजिन यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्या बात को आप समझ पाए? ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। ये तो सिंपल था। अब आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के पास। मेरे तरीके समझने की कोशिश करना। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो नहीं चिपकना चाहते, जो रिपेल करते हैं। ऐसे काफी कम मटेरियल है, बट हाँ ऐसे मटेरियल होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? यानी स्ट्रॉन्ग, आप ऐसा समझिए, इसे मैं ऐसे बताता हूँ, स्लाइटली रिपेल करते हैं डायामैग्नेटिक, स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक, वीकली मैग्नेटाइज्ड। एग्जाम्पल पे रट्टे मारने हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद करना है, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, ये जो है ये पढ़ के चले जाना, काफी रहेगा। आपसे पेपर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से एक दे देगा। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, इनमें से आपको दे देगा। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फेरोमैग्नेटिक देगा, तो आयरन ही वहां पर जनरली देता है, बिकॉज आयरन इसका क्लासिक एग्जाम्पल रहता है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? बट दोस्तों एक ऐसा टेम्परेचर आता है, एग्जाम्पल दूं किस चीज का? देखो, मेरे पास एक चुंबक है, मान लेते हैं ये रही है। ठीक है जी। मेरे पास एक मटेरियल है। अगर ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है तो इसके पास जाते ही इसे जोर से चिपक जाएगा। क्या पहली बात आप समझ पाए? मेरे पास एक दूसरा मटेरियल है जो खुद नहीं जाना चाह रहा, बट हाँ अगर आप इसके पास रखोगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो टिक पाए। आप जरा से उसे मूव करेंगे वो हट जाएगा। एक तीसरा होगा जो आप इसके पास रखेंगे तो जनरली वो खुद ही थोड़ा सा दूर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो है वो वीक रिपल्शन अट्रैक्शन वाले हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है फेरोमैग्नेटिक। आपको एग्जांपल याद रखने हैं, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? ये डेफिनेशन वगैरह अपने को नहीं पढ़नी है। सीधी बात ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है, अगर आप किसी चीज को हीट करते हैं तो मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड की जगह वीकली अट्रैक्ट होने लगता है। हीट करने के बाद जिस टेम्परेचर पे ये पाप होना शुरू होता है उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि मैं रैंडम पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देखिए, उनमें आधे सवाल ऐसे ही अजीबोगरीब आते हैं। कुछ भी पूछ रहे हैं तो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है जी, सीधी बात है। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हीट होने के बाद पैरामैग्नेटिक बन जाए। जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उस टेम्परेचर को आप कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या आप बात मेरी समझ पा रहे हैं दोस्तों? आपके सामने है कुछ टेम्परेचर्स, आप इसे देख सकते हैं। क्या यहाँ तक आप मेरी सारी बातें समझ पाए हैं मित्रों? यहाँ पर मैंने आपको मैग्नेटिज्म पूरा करा दिया है, तो क्या ये कोर्स खत्म हो गया आपके हिसाब से? आंसर इज अ नो। वैसे दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का मेजॉरिटी पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें ये मैंने कहाँ पढ़ाया है आपको? केमिस्ट्री में। याद है आपको? लेटेंट हीट हो गया, फेजेस ऑफ मैटर हो गए, न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, लेटेंट हीट्स के टाइप्स हो गए, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बट एक छोटी सी चीज ऐसी है जो मैं वहां नहीं पढ़ाता, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। वो है आपका, वैसे मैं वहां पे बता चुका हूँ, स्टिल मैं दोबारा आपको वो सिखाऊंगा, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये दो चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है। एंड ये ध्यान रखिएगा कि क्लास आपकी 12 से 12:15 के आसपास कंक्लूड होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ज़्यादा पुश करा जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं 2 बजे तक बैठना है। क्लास आपकी 12 से 12:15 पूरी हो जाएगी। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, स्लाइड्स थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं किसी वजह से। आई जस्ट चेक ऐसा क्यों है, और उसके बाद हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलो आप सेशन में बने रहें। मैग्नेटिक फ्लक्स नीरज बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसी है। फ्लक्स वर्ड का मतलब सिंपल भाषा में है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके केस में। तो जितनी वो लाइनें जा रही हैं वही उसकी फ्लक्स हो गई। वो इलेक्ट्रिक लाइन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्लास इस कोर्स में कुछ भी नहीं है हमारी। दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस कोर्स। कमलेश प्रैक्टिस किसी और कोर्स में करा दूंगा। इस ये थ्योरी कोर्स है तो इसे स्पेसिफिकली थ्योरी के लिए जो है बनाया गया है।
देखिए मैं ऐसे कोर्सेज स्पेसिफिक इसलिए बनाता हूँ ना, जिससे कि कल को आपको या किसी भी नए बच्चे को थ्योरी पढ़नी है तो वो सीधा इस कोर्स को लगाए, प्रैक्टिस करनी है सीधा दूसरे को लगाए। मतलब मिक्सअप मैं इसलिए नहीं करता बिकॉज़ आप लोगों के लिए लंबे समय में वो फ़ायदेमंद रहता है। जैसे मुझे हिस्ट्री कोर्स बताना है तो यू कैन सिंपली अटेंड एनी प्रीवियस कोर्स, आपको पता है उसमें पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है हमारी, चलिए दोस्तों चलें आगे दोस्तों, आप में हिम्मत है बताइए, अभी आपकी शक्तियाँ बची हुई हैं। राहुल इसका आंसर आपके पास होगा, एक बार अच्छे से सोचिए, क्योंकि आप प्री दे चुके हैं तो आपको अपनी कमियां पता है, उस पर काम करिए। देखिए मैं सीधी बात करता हूँ, हर बच्चे को पता होता है मैं कहाँ कमजोर हूँ, है ना? तो पहले उस पर काम करो, उसके बाद जब वो सब हो जाए उसके बाद किसी और से सजेशन लेना। चलिए दोस्तों कहानी को आगे लेके चलते हैं, मैं आपके लिए फाइल अपलोड कर देता हूँ और आधे घंटे में चीज़ों को समझाकर आपको टाटा बाय बाय कह देता हूँ। देखिए थर्मोडायनेमिक्स शब्द बना है दो चीज़ों से, थर्मो जुड़ा है हीट या फिर टेम्परेचर से, डायनेमिक्स जुड़ा है मूवमेंट से। यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम वो चीज़ पढ़ते हैं जहाँ पर हीट मूव करती है या फिर कुछ चेंज होता है। डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। अब दोस्तों हीट क्यों मूव करेगी कहीं से कहीं, बताओ। एक रीजन हो सकता है डेंसिटी, कि अगर एक जगह ज्यादा डेंस है कुछ, दूसरी जगह कम डेंस है, डेंसिटी की वजह से हो सकता है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बताओ व्हाई विल हीट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अन्नू ने जो लिखा है बिल्कुल सटीक बात है, टेम्परेचर डिफरेंस। राहुल ने भी यही लिखा है। यानी अगर एक जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी जगह का 36 डिग्री सेल्सियस है तो हीट 36 से 0 की तरफ जाएगी। क्लासिक एग्जाम्पल, हम आइसक्रीम खाते हैं, वो हमें ठंडी लगती है तो बदले में आइसक्रीम को हम गर्म लगते होंगे। आइसक्रीम से ठंडक हमारे पास नहीं आई, हमारे जो माउथ की या बक्कल कैविटी की हीट है वो आइसक्रीम के पास गई और उसने उसे मेल्ट करा। यानी कूल या कोल्डनेस जैसा कुछ नहीं होता, जैसे डार्क जैसा कुछ नहीं होता। डार्क मतलब लाइट नहीं है, कोई चीज कूल है दैट मीन्स उसमें हीट नहीं है। कोल्डनेस अपने आप से, कूलनेस अपने आप से आप नहीं डाल सकते, तो कूल बनने की कोशिश मत करिए जीवन में, क्योंकि वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप चाय पीते हैं तो चाय को आप ठंडे लगते होंगे, तो चाय की हीट आपके अंदर मूव करती है। जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम को आप गर्म लगते होंगे, आपके अंदर की हीट आइसक्रीम में जाती है। यानी हर केस में जब टेम्परेचर चेंज होगा तब आपको हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, एक चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये ए है, एक दूसरी चीज है जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है, और मेरा क्वेश्चन है विच हैज मोर हीट। आंसर दीजिए। सी ऑप्शन है बोथ इक्वल, चौथा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। सारे आंसर गलत है ए वाले, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हीट इज एनर्जी, ये बात आपको पता होगी। 100 डिग्री मेरे पास एक कप है, उसमें 100 डिग्री उबलता हुआ पानी है इतना सा। दूसरी तरफ मेरे पास एक बहुत बड़ी टब है जिसमें 50 डिग्री का पानी है। तो आपको नहीं लगता कि ये 50 डिग्री के पास ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि इसका मैटर काफी ज्यादा है। ऐसे समझो, दूसरे तरीके समझो, छोटे कप को और बड़े कप को एक साथ गैस स्टोव पे रखोगे तो इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना इजी है ना, एंड क्विक है। लेकिन इसे 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। तभी तो जब कोई मेहमान आ जाते हैं चाय कितनी धीरे धीरे बनती है, सोचो। ज्यादा देर सहना पड़ता है उसे, क्योंकि हमें आदत होती है 4-5 कप की, कभी बार 8-10 कप बन जाते हैं। क्योंकि ज्यादा पानी में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। यानी इसका आंसर कुछ फिक्स नहीं है, हीट इज एनर्जी। टेम्परेचर से आप नहीं बता सकते कौन ज्यादा गर्म है कौन कम गर्म है, आपको उसके लिए और इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब पहले लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसे जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं? जीरोथ लॉ, एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है कि पहले बना था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हमें लगा कि यहाँ पर ही कुछ मिसिंग है डेटा, तो हमने इससे पहले एक लॉ को ऐड करा, इसलिए हमने उसे नाम दे दिया, वन से पहले जीरो आता है, जीरोथ लॉ। ये दो बातें कहना चाहता है। ये कहता है कि अगर ए और बी का टेम्परेचर बराबर है और बी और सी का टेम्परेचर बराबर है तो क्या ए और सी का भी टेम्परेचर बराबर होगा? कितनी फालतू बात है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। यानी ये कहते हैं ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल मींस टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब कुछ इक्वल है, और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जबरदस्ती की बात कह दी आपने। कह रहे रुको जरा और बात बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि ए और बी में हीट फ्लो जरूर होगा अगर इनका टेम्परेचर में चेंज है, और हीट हमेशा फ्लो करेगी हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। क्या आपको दोनों बातें समझ आई?
यानी इन्होंने दो अलग-अलग बातें कही हैं, जैसे आप इसे रीड करोगे। ये कहता है इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सिंपल सी बात है। दूसरे नंबर पे हीट विल ऑलवेज फ्लो इन अ डायरेक्शन फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड वंस, बट नेवर द अदर वे अराउंड। कभी आइसक्रीम गर्म नहीं लग सकती अगर वो ऑब्वियसली आइसक्रीम है तो। कभी चाय ठंडी नहीं लग सकती अगर आप हॉट टी पी रहे हैं तो। ठीक है जी। हम कहते हैं ना कि अरे आइसक्रीम गर्म हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों चाय ठंडी होती है और लस्सी गर्म हो जाती है? क्यों लस्सी खुद ठंडी नहीं होती और चाय खुद गर्म क्यों नहीं होती? एक्चुअली ठंडा गर्म कुछ नहीं है, दोनों रूम टेम्परेचर की तरफ आती है। अगर लस्सी मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये भी 25 में आना चाहेगी, तो हम कहेंगे कंपैरेटिवली गर्म हो गई है। चाय अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये भी 25 पे आएगी, तो हम कहेंगे कंपैरेटिवली ठंडी हो गई है। क्या बात को आप समझ पाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? बिल्कुल राहुल, जिससे एक्स्ट्रा हीट निकल सके बॉडी की। ये तो है आपके लिए ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरा मैं आपको पढ़ाता हूँ फर्स्ट लॉ। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास कुछ सामान है, अगर मैं इसे हीट करता हूँ तो क्या मैं इसे हीट दे रहा हूँ? बिल्कुल। तो क्या इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अरे सर क्या सिंपल सी बात कर रहे हो आप तो। इसी तरीके दोस्तों, अगर मैं इससे हीट ले रहा हूं तो क्या इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी? अब दोस्तों अगर मैं इसी सेम सिस्टम पे काम कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, तो क्या इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? काम कैसे कर रहा हूं? हथौड़े मार रहा हूं इसमें, क्योंकि हीट, वर्क, एनर्जी सब एक ही बात है। इसी तरीके दोस्तों अगर मैं इसे इससे कुछ वर्क करा रहा हूं तो इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। चारों को कंबाइन करते हैं। अगर इसकी ओरिजिनल इंटरनल एनर्जी एक्स थी और मैं इस पे काम कर रहा हूँ प्लस का H1, सॉरी हीट दे रहा हूँ प्लस का H1, और मैं इससे हीट ले रहा हूँ माइनस का H2, या आप साइन को हटा देते, साइन आपसे पूछूंगा मैं, और मैं इस पे साथ में काम भी कर रहा हूँ W1 और इससे काम करा रहा हूँ W2, तो क्या मैं कह सकता हूँ फाइनल इंटरनल एनर्जी है X प्लस H1 माइनस H2 प्लस W1 माइनस W2? हाँ तभी करिएगा जब आपको समझ आया। यानी मैं कह सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ है, रिपीट करता हूं, नहीं नहीं वो नहीं आएगा ना राहुल। इफ H1 इज नॉट इक्वल टू H2 देन, इफ W1 इज नॉट इक्वल टू W2 देन। रिपीट करता हूं नीरज, बड़े सिंपल तरीके बात को समझना। जो नेट हीट अंदर गई है और जो नेट वर्क अंदर गया है वही तो नेट चेंज के बराबर आएगा। यानी अगर इंटरनल एनर्जी में फाइनल माइनस इनिशियल देखता हूं, यानी डिफरेंस देखता हूं पहले और अब में, तो वो यही तो होगी जो हीट दी है और जो वर्क करा है, यानी जो नेट इसे मिला है उसके बराबर। इसको इस फॉर्मूले से समझते हैं। देखो देखो बड़े प्यार से समझाता हूँ, बड़ा आसान है। वो ये कहना चाहते हैं द इंटरनल एनर्जी E ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ एनर्जी इज एडेड एंड डिक्रीजेस इफ एनर्जी इज लॉस्ट। एज के आगे कुछ भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हीट मिली है तो इंक्रीज, हीट गई है तो लॉस, डिक्रीज। अब सोचो सिस्टम होता है जिसकी हमने बात करी है, डब्बा इज द सिस्टम। स्टेटमेंट पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्या इसकी एनर्जी कम हो जाएगी? बाय द सिस्टम मींस इसकी एनर्जी कम हो गई। ऑन द सिस्टम मतलब इस पर काम हुआ है तो बढ़ जाएगी। हीट इज गिवन टू द सिस्टम तो बढ़ जाएगी। हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम तो घट जाएगी। रट्टे मत मारना, रट्टे मार के हजारों बच्चे अपना नुकसान करते हैं, पेपर में कुछ फायदा नहीं होता। समझ लेना, काम बन जाएगा। क्या आप समझ पाए? इन सबको इग्नोर कर दो, जो मैंने बोला है बस वो सुन लो, काफी है। ये एक्चुअली इट इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस। क्योंकि हीट इज नथिंग बट वर्क बट एंड नथिंग बट एनर्जी, सब एक ही तो है। क्या आपको ज़ीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ समझ आया? ज़ीरोथ लॉ कहता है, पहली स्टेटमेंट आप इसे रीड करिए, इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सेकंड कहता है एनर्जी ना बना सकते हो ना घटा सकते हो, वो बस रूप बदलती है और टोटल एनर्जी बराबर रहती है। अगर आप वर्क करोगे तो बढ़ जाएगी, वर्क कराओगे तो घट जाएगी, हीट दोगे तो बढ़ जाएगी, और हीट लोगे तो घट जाएगी। हर जगह स्टेटमेंट आप अलग अलग देखोगे लॉस की। ज़ीरोथ लॉ में मैंने आपको दो स्टेटमेंट दे दी, फर्स्ट लॉ में मैंने आपको दो स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेपर भी ऐसे ही खेलता है। पेपर भी ऐसे ही आपके साथ खेलेगा कि अलग अलग स्टेटमेंट दे देगा, उस समय आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ के आंसर पे टिक करना है। कंजर्वेशन जब हम लगाते हैं आराधना, तो हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग पे लगाते हैं। अगर हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम है तो सिस्टम की डिक्रीज बट सराउंडिंग की इंक्रीज।
दैट इज व्हाई नेट इज द सेम। अब एक बढ़िया बात बताता हूँ, मजेदार। सेकेंड लॉ बड़ा प्यारा है। पहले एक शब्द समझाता हूँ, एंट्रोपी। एंट्रोपी है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या चीज कितनी रैंडम है वो उसकी एंट्रोपी से पता लगता है। पहले थोड़ा शब्द पे खेलते हैं। एंट्रोपी मींस डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मैंने एक ठंडे ठंडे पानी का गिलास लिया और उसमें चीनी डाल दी। ये चीनी पड़ी हुई है, काफी देर तक इसे हिलाया तो चीनी खुल गई। अब चीनी हमें नहीं दिख रही। क्या आप इस बात को बता सकते हैं कि चीनी ज्यादा रैंडम इसके अंदर है? रैंडम मतलब घर से ढूंढने निकले नहीं मिल रही, ऐसे समझो। हमें पता ही नहीं कहाँ है वो। कोई बता सकता है कि कहाँ पर? नहीं पता, सब जगह ही लग रही है। बट इसके अंदर जो है कम रैंडम है, इसके अंदर सटीक जगह है। यानी दिस हैज मोर एंट्रोपी। बड़ी काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मजा आ जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? हमारा जो कमरा है वो सुबह से शाम तक जो है एंट्रोपी अपनी बढ़ाता रहता है। फिर अचानक अगले दिन सुबह हम या हमारे घर में से कोई उसकी एंट्रोपी को कम कर देता है, उसे समेट कर। फिर उसके बाद धीरे 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 चीजें मोर एंट्रोपी वाली होती जाती है। अब सोचो, एक पार्टिकल है जो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, एक दूसरा पार्टिकल है जो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या इसकी मोर एंट्रोपी नहीं? कोर को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत। तो हम एंट्रोपी के बारे में काफी कुछ सीखे। क्या सीखे? पहली बात, इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। दूसरी बात, हाइयर टेम्परेचर हाइयर एंट्रोपी। तीसरी बात, अगर टेम्परेचर हो गया 0 केल्विन तो एंट्रोपी हो गई 0, क्योंकि अब कुछ हिल ही नहीं सकता। आई विल एक्सप्लेन श्रेया। यू जस्ट हीट द सिस्टम। If you will increase the temperature, the molecules will vibrate quickly, so entropy will increase. चौथे नंबर पे, एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम। बताओ मैक्सिमम या मिनिमम? चीनी वाला एग्जांपल पकड़ो, मैक्सिमम। पेपर ये पेज से भर भर के सवाल पूछता है, पता ही नहीं ना कहाँ पर है। याद रखेंगे, यूनिवर्स की एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि यूनिवर्स धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। ये 5 पॉइंट रट्टे मार लीजिए, आपका काम बन जाएगा। पेपर पूछेगा विच हैज मोर एंट्रोपी, वाटर एट 50 डिग्री सी, वाटर एट 70 डिग्री सी। यू विल से वाटर एट 70 डिग्री सी। विच हैज मोर एंट्रोपी, आइस और वाटर और स्टीम? चौथा पॉइंट समझाऊंगा, चिंता मत करो। विच हैज मोर एंट्रोपी, आइस और वाटर और स्टीम? आप कहेंगे स्टीम। सोचो कितना रैंडम है। इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट समझाता हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। चीनी वाले एग्जाम्पल को एक बार दोबारा समझाते हैं। चीनी डाल के इसमें छोड़ दी, यहाँ पड़ी हुई है। क्या चीनी रैंडमली कहीं पड़ी हुई है? नो, हमें पता है चीनी यहाँ पर है। बट अगर मैं इसे घोल देता हूँ तो क्या चीनी घुलने के बाद हर जगह आ गई इसके अंदर? क्या ये इक्विलिब्रियम वाला केस है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? वैसे आपको मैं बता चुका हूँ पुराने कोर्सेज में, स्टिल समझा देता हूँ। जब सब चीजें एकदम इवनली अरेंज हो चुकी है, वो इक्विलिब्रियम वाला केस है। तो क्या इसमें चीजें मोर रैंडम है? आपको पता ही नहीं चीनी कहाँ पर है, सभी जगह लग रही है चीनी। इसी वजह से पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम। अब आ जाते हैं जी वो थ्योरी पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब सिंपल सा है कि वो दुनिया से परे है। नॉट इन इक्विलिब्रियम विल टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम अप्रोचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। सिंपल बात करता हूँ, आप इसी चीनी को ऐसे घुले रहने दीजिए, क्या थोड़ी देर बाद अपने आप ये घुलने लगेगी? आप आधे एक दिन बाद देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीनी घुल चुकी हो इसके अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप? तो बस ये सेकंड लॉ वही है। थर्ड लॉ कहता है टेम्परेचर जैसे ही एब्सोल्यूट 0 हुआ, एंट्रोपी कांस्टेंट मिनिमम होगी। ठीक है, इसे आप चाहें तो मिनिमम भी कर सकते हैं। यहाँ पर 0 की जगह मिनिमम एसएससी दे देगा, तो आप मिनिमम भी ध्यान रख सकते हैं। क्या यहाँ तक की बात आप मेरी समझ पाए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे अपनों? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये आखिरी टॉपिक है, बाकी सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये आखिरी टॉपिक है आपका, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है, वैसे ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, स्टिल मैं इसे दोबारा पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार और एक्सप्लेनेशन तो बनती ही है। 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। देखिए, रेडिएशन में नो मैटर इज नीडेड।
क्लासिक एग्जांपल है सनलाइट। धूप में गर्मी लगती है, वो गर्मी जो है एक्चुअली सन के पास से आ रही है। बीच में उसने कुछ भी गर्म नहीं करा बिकॉज़ बीच में मैटर था नहीं। लेकिन क्या मैटर आने के बाद भी रेडिएशन ट्रांसफर हो सकता है? व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट matter is not needed, that we know. But if matter is there, if matter is there, is radiation possible? Yes. Otherwise एटमॉस्फेयर के अंदर तो रेडिएशन आ ही ना पाती। बट अगर मैटर है तो रेडिएशन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तभी तो हमारे एटमॉस्फेयर की ओजोन यूवी रेडिएशन को रोक लेती है। मैं अब शब्दों पे देखो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। मैं अपने बोलने के तरीके को, जैसे गायक होते हैं ना, ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ घुमा के सुर बढ़ाते हैं, घटाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ ये, जिससे कि आप मेरी बात को समझ पाएँ। रेडिएशन आएगी मैटर के साथ भी, बट कम आएगी, वो खो जाएगी कहीं पे। आप इस डायग्राम को देखो। क्या आपको रेडिएशन समझ में आया? आपके घर से बहुत दूर एक लाइट जल रही है। आपके पास उसकी रोशनी आ रही है तो वो हीट बिल आ रही होगी। वो हीट जो आपके पास आई है वो रेडिएशन के रूप में आई है। बट वो इतनी कम है कि वो आपको महसूस नहीं होगी। यही अगर मैं उसी बल्ब की जगह जो आपको दिख रहा है, अगर मैं वो छोटा-सा सूरज लगा दूँ तो क्या आपके पास गर्मी भी आएगी? शादी पार्टी में अगर आप कभी गए हैं या घर में कोई फंक्शन कभी हुआ तो आपने देखा होगा मरकरी लाइट करके बोलते हैं। आजकल तो वो शायद नहीं आती है या हो सकता है अब भी आती हो। उसमें क्या होता है एक्चुअली आपको हीट फ़ील होती है। उससे इतनी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है कि आपको हीट फ़ील होती है। मरकरी तक भी क्यों जाती है? नॉर्मल बल्ब बल्ब का भी इस्तेमाल अब बहुत कम हो गया, बट स्टिल बल्ब आप सबने देखा होगा। वो एक्चुअली हीट करता है चीज़ों को। बल्ब जो है खुद भी गर्म हो जाता है और आस-पास की चीज़ें भी हल्की गर्म हो जाती है बल्ब में। ठीक है? क्या आपको रेडिएशन समझ आया? कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या फ़र्क है? देखिए, कंडक्शन में मटेरियल मूव नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मेरे पास एक कुछ भी मटेरियल, मान लीजिए आयरन है। अगर मैं इसे यहाँ से हीट करता हूँ, तवे पर, गैस पर, स्टोव पर, कहीं पर भी, तो क्या धीरे-धीरे पूरी रॉड गर्म हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये वाले पार्टिकल ने वाइब्रेट करा, इसका टेम्परेचर बढ़ा, वो वाइब्रेशन से इधर वाले पार्टिकल वाइब्रेट हुए, बट मटेरियल मूव नहीं करा। जैसे आखिरी क्लास है इस कोर्स से एक बच्चे ने डाउट पूछा था, ये कंडक्शन है। कन्वेक्शन में मटेरियल मूव करता है। मटेरियल डज़ नॉट मूव। इसमें मटेरियल मूव करता है। सी ब्रीज़, लैंड ब्रीज़, ये इसी के एग्ज़ाम्पल है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये पार्टिकल ऊपर-नीचे आ रहे हैं। तो एक्चुअली पानी ऊपर आता है, आप नोटिस भी करोगे, दूध वगैरह कभी आपने उबाला है तो आपने देखा होगा कि वो खुद ऊपर आ जाता है। पानी भी ऊपर आता है, भले ही वो बुलबुले नहीं बना पाता क्योंकि उसके सरफेस टेंशन दूध जैसी नहीं होती है, बट हर चीज़ नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हुआ है कंडक्शन की वजह से हुआ है, ये वाला जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंडक्शन है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, जो मटेरियल मूव कर रहा है, ये कन्वेक्शन है। और जो इन जनरल आपको विदाउट एनी नीड ऑफ मैटर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये जो है आपको रेडिएशन के रूप में देखने को मिलता है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए हैं दोस्तों? देखिए, इसके अलावा जो बाकी सारा पोर्शन है, चाहे वो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट हो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हो, बाकी बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ केमिस्ट्री के कोर्स में। आप उसे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। विद दिस नोट ये कोर्स यहाँ पे कंक्लूड होता है। आई होप आपको इससे सीखने को मिला होगा। ये एज़ देखिए, घड़ी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे बिकॉज़ बीच में मैंने रिफ्रेश भी करा है। एज़ पर माय टाइमर, जो क्लास का टाइमर होता है, अभी टाइम हो रहा है ये। तो बिल्कुल राइट टाइम पे मैंने आपकी क्लास कंक्लूड करी है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। फिर भी मान लेते हैं आपको कहीं पर कुछ भी डाउट आता है, तो आप मुझसे किसी भी क्लास में आके मिल सकते हैं, ठीक है? आई होप इस कोर्स से आपको फ़ायदा हुआ होगा। ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ऐसे ही और कोर्सेज़ में मिलते रहेंगे। आर्ट एंड कल्चर की कल आपकी क्लास है, ठीक है? वो आप अभी उसे देखिए। 1-2 कोर्सेज़ मैं आपके लिए और प्लान कर रहा हूँ, वो मतलब बताऊँगा, मैं आपको अगले हफ्ते तक बता दूँगा, ठीक है जी? चलो, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।